हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का डार्क डिज़ायर ऑडियो यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। कहानी शुरू करने से पहले एक महत्वपूर्ण सूचना देना चाहूँगा। यह कहानी पूर्णतः काल्पनिक है। इसमें प्रस्तुत सभी पात्र, घटनाएं और स्थान लेखक की कल्पना पर आधारित है और इनका किसी भी वास्तविक व्यक्ति, घटना, जाति, संस्कृति या समाज से कोई संबंध नहीं है। इस कहानी का उद्देश्य केवल मनोरंजन करना है। हमारा किसी भी प्रकार का सामाजिक, धार्मिक या सांस्कृतिक संस्थाओं को ठोस पहुंचाने का कोई इरादा नहीं है। यदि किसी श्रोता को इस कहानी का कोई अंश अनुचित या आपत्तिजनक प्रतीत हो तो कृपया इसे केवल एक काल्पनिक एवं मनोरंजनात्मक रचना के रूप में ही ले। यह कहानी पूरी तरह से मेरी स्वयं लिखी हुई है। इसे न तो किसी अन्य लेखक से लिया गया है और न ही किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से कॉपी किया गया है। इस कहानी की सभी कॉपीराइट डार्क डिज़ायर ऑडियो चैनल के अंतर्गत सुरक्षित है। समय अब पहले की तरह उथल पुथल भरा नहीं था। सत्य पाठशाला की नींव मजबूत हो चुकी थी। ऑफिस का सिस्टम स्थिर हो गया था और घर में भी सुकून लौट आया था। कई सालों बाद आरव को ऐसा लगने लगा था कि शायद उसकी जिंदगी अब संतुलन में आ गई है। सुबह की चाय, अनाया के साथ हल्की बातचीत, ऑफिस की योजनाएं और शाम को थोड़ी राहत, सब कुछ एक लय में चल रहा था। लेकिन जिंदगी कभी इतनी सीधी नहीं होती। जब सब कुछ शांत लगने लगता है तभी कहीं से कोई पुरानी परछाई लौट आती है। एक सुबह आरव ऑफिस पहुंचा ही था कि उसकी टेबल पर एक फाइल रखी मिली। ये कोई सामान्य फाइल नहीं थी। उस पर एक पुराना नाम लिखा था, ऐसा नाम जिसे वो वर्षों से भूलने की कोशिश करता रहा था। वही नाम जिसने कभी उसकी जिंदगी को अंधेरे में धकेल दिया था। वही नाम जिसने उसे सब कुछ खोने पर मजबूर कर दिया था। उसके हाथ थोड़े कांप गए। कई साल बाद वो अतीत फिर सामने खड़ा था। फाइल में लिखा था कि उसके पुराने बिजनेस नेटवर्क से जुड़े कुछ लोग फिर से सक्रिय हो गए हैं। वे विदेश से लौटकर भारत में नए निवेश और मीडिया प्रोजेक्ट शुरू कर रहे हैं। और सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि उनमें से एक व्यक्ति वही था जिसने कभी उसके खिलाफ सबसे बड़ी साजिश रची थी। आरव कुछ देर तक फाइल को घूरता रहा। उसे याद आ गया वह दौर जब उसके अपने ही लोगों ने उसे धोखा दिया था, जब उसे मरा हुआ तक घोषित कर दिया गया था, जब उसकी याददाश्त चली गई थी, जब वो एक साधारण इंसान बनकर एक छोटे शहर में जी रहा था। वो दौर कभी पूरी तरह उसके मन से गया ही नहीं था, बस कहीं गहराई में दब गया था। अब वो फिर से बाहर आ रहा था। उसने तुरंत अपनी विश्वसनीय टीम को बुलाया। उन्होंने बताया कि ये लोग अब एक बड़े मीडिया और टेक नेटवर्क की तैयारी कर रहे हैं। उनके पास विदेशी फंडिंग है, मजबूत राजनीतिक संपर्क है और पुराने अनुभव भी है। वे धीरे धीरे फिर से प्रभाव बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। आरव समझ गया कि ये सिर्फ व्यापार नहीं है, ये वापसी है पुराने दुश्मनों की, पुरानी सोच की, पुरानी साजिशों की। घर लौटते समय वो असामान्य रूप से चुप था। अनाया ने यह महसूस कर लिया। उसने पूछा कि क्या ऑफिस में कुछ हुआ है। आरव पहले तो टाल गया, लेकिन फिर उसने सब बता दिया। उसने कहा कि वो अतीत अब भी उसे पीछा नहीं छोड़ रहा। अनाया ने उसकी बात ध्यान से सुनी। उसने कहा कि अतीत वापस आ सकता है, लेकिन वो अब वही इंसान नहीं है जो पहले था। अब उसके पास अनुभव है, परिवार है और सच का साथ है। आरव को उसकी बात में सच्चाई लगी, फिर भी मन बेचैन था। रात को उसे नींद नहीं आई। उसे बार बार पुराने दृश्य याद आते रहे। अस्पताल का कमरा, याददाश्त खोने का डर, छोटा सा घर, गरीबी के दिन और फिर धीरे धीरे वापसी। उसे लगा कि उसने बहुत कुछ सहा है, बहुत कुछ जीता है और अब वो फिर से सब खोने नहीं देगा। अगले दिन उसने जांच और विश्लेषण तेज कर दिया। हर निवेश, हर कंपनी, हर साझेदारी को गहराई से देखा जाने लगा। पता चला कि ये नेटवर्क मीडिया के साथ साथ डिजिटल प्लेटफॉर्म और डेटा कंपनियों में भी घुसपैठ कर रहा है। ये वही तरीका था जिससे पहले भी खेल खेला गया था। धीरे धीरे, चुपचाप, अंदर से आरव को एहसास हुआ कि ये लड़ाई अब व्यक्तिगत भी है।
ये सिर्फ सिस्टम की नहीं, उसकी अपनी जिंदगी की है। उसने तय किया कि इस बार वो इंतजार नहीं करेगा, वो पहले से तैयार रहेगा, पहले से मजबूत रहेगा, पहले से सतर्क रहेगा। उसने अपनी टीम के साथ एक विशेष रणनीति समूह बनाया। इसमें कानूनी, तकनीकी और आर्थिक विशेषज्ञ शामिल किए गए। उनका काम था हर गतिविधि पर नजर रखना और समय रहते खतरे को पहचानना। इधर अर्जुन ने भी वीडियो कॉल पर बताया कि उसने कुछ अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट्स पढ़ी है जिनमें इन्हीं लोगों का नाम आया है। उसने कहा कि ये नेटवर्क कई देशों में जांच के घेरे में है। ये जानकारी बहुत अहम थी। इसका मतलब था कि मामला बड़ा है, बहुत बड़ा। एक शाम आरव बालकनी में खड़ा शहर की रोशनी देख रहा था। अनाया उसके पास आकर खड़ी हो गई। उसने कहा कि वो चाहे कितना भी आगे बढ़ जाए, अतीत उसे डराने आता ही है। फर्क बस इतना है कि अब वो डर के सामने झुकता नहीं। आरव ने गहरी सांस ली। उसे लगा कि ये फिर से एक नई परीक्षा है, शायद सबसे कठिन, क्योंकि ये उसके पुराने घावों को छू रही थी। लेकिन अब वो अकेला नहीं था। उसके पास अनाया थी, अर्जुन था, उसकी टीम थी और सबसे जरूरी, खुद पर भरोसा था। उसने मन ही मन तय किया कि चाहे जो हो जाए, वो फिर से किसी की साजिश का शिकार नहीं बनेगा। अब वो लड़ाई लड़ेगा, पूरी तैयारी के साथ, पूरी समझदारी के साथ और पूरे साहस के साथ, क्योंकि ये सिर्फ उसकी कहानी नहीं थी, ये उसकी पहचान की लड़ाई थी। पुराने दुश्मनों की वापसी की खबर के बाद आरव की जिंदगी में एक अजीब सा बदलाव आ गया था। बाहर से देखने पर सब कुछ सामान्य लगता था। वो समय पर ऑफिस जाता, मीटिंग करता, फाइलें देखता और शाम को घर लौट आता। लेकिन भीतर कहीं एक अनजानी बेचैनी लगातार उसे घेरे रहती थी, जैसे कोई पुरानी याद बार बार दरवाजा खटखटा रही हो और वो उसे अनदेखा करने की कोशिश कर रहा हो। अब उसे बार बार वो दौर याद आने लगा था जब उसने अपनी आंखों से सबसे बड़ा धोखा देखा था, जब उसने अपने ही लोगों पर भरोसा किया और वही लोग उसकी पीठ में छुरा घूम गए थे। तब वो अनुभवहीन था, भावुक था और रिश्तों पर जरूरत से ज्यादा विश्वास करता था। आज वो बदला हुआ इंसान था, लेकिन दिल के किसी कोने में वो पुराना दर्द अब भी जिंदा था। ऑफिस में रणनीति समूह की गतिविधियां तेज हो चुकी थी। हर दिन नई रिपोर्ट आती, नए आंकड़े सामने आते और नए नाम जुड़ते जाते। धीरे धीरे ये साफ होने लगा था कि ये नेटवर्क बहुत सुनियोजित तरीके से काम कर रहा है। पैसा, तकनीक, मीडिया और सोशल प्लेटफॉर्म सब कुछ एक साथ इस्तेमाल किया जा रहा था। आरव हर रिपोर्ट को खुद पढ़ता, हर ग्राफ देखता, हर पैटर्न समझने की कोशिश करता। उसे पता था कि छोटी सी गलती बहुत महंगी पड़ सकती है। एक दिन उसे एक ऐसी फाइल मिली जिसने उसके दिल को और भारी कर दिया। उस फाइल में कुछ पुराने निवेश समझौतों की कॉपी थी, जिन पर सालों पहले उसने खुद हस्ताक्षर किए थे। उन्हीं समझौतों का इस्तेमाल अब नए नेटवर्क में किया जा रहा था। मतलब उसकी पुरानी ईमानदारी को ही अब उसके खिलाफ हथियार बनाया जा रहा था। ये जानकर उसे गहरी चोट लगी। उसे लगा कि उसका अतीत ही अब उसका सबसे बड़ा दुश्मन बन रहा है। घर लौटकर वो बहुत चुप था। अनाया ने महसूस किया कि आज वो सामान्य नहीं है। उसने बिना कुछ पूछे उसके लिए खाना परोसा और पास बैठ गई। कुछ देर बाद आरव खुद ही बोल पड़ा। उसने बताया कि कैसे उसकी पुरानी गलतियां अब फिर से सामने आ रही है। अनाया ने उसे ध्यान से सुना और कहा कि हर इंसान से गलतियां होती है। फर्क सिर्फ इतना होता है कि कोई उनसे सीखता है और कोई नहीं। उसने कहा कि आरव ने अपनी गलतियों से सीखा है, इसलिए आज वो मजबूत है। ये बात आरव के दिल को छू गई। उसे एहसास हुआ कि वो खुद को जरूरत से ज्यादा दोष दे रहा है। अगले दिन अर्जुन का मैसेज आया। उसने लिखा कि उसने कुछ पुराने बिजनेस रिकॉर्ड्स ऑनलाइन देखे हैं और पाया है कि वही लोग अब नए नामों से फिर से उभर रहे हैं। उसने कहा कि ये नेटवर्क बहुत चालाकी से अपनी पहचान छुपा रहा है।
आरव ने तुरंत उस जानकारी को अपनी टीम के साथ साझा किया। अब तस्वीर और साफ होने लगी थी। ये कोई तात्कालिक साजिश नहीं थी, ये सालों से तैयार की जा रही योजना थी। मतलब वे लोग कभी रुके ही नहीं थे, बस इंतजार कर रहे थे सही मौके का। ऑफिस में एक और चौंकाने वाली बात सामने आई। कुछ पुराने कर्मचारी जो पहले आरव के बहुत करीब माने जाते थे, अब चुपचाप उस नेटवर्क से संपर्क में थे। वे खुलकर कुछ नहीं कर रहे थे, लेकिन जानकारी लीक कर रहे थे। ये बात आरव के लिए सबसे ज्यादा दुखद थी, क्योंकि उसे लगा कि भरोसे की कहानी फिर से दोहराई जा रही है। उसने उन लोगों को तुरंत हटाने का फैसला नहीं किया। उसने पहले सबूत इकट्ठा करवाए। वो नहीं चाहता था कि कोई उसे भावनात्मक फैसला कहे। अब वो हर कदम सोच समझ कर उठा रहा था, हर रिश्ते को परख रहा था, हर मुस्कान के पीछे छुपी सच्चाई देखने की कोशिश कर रहा था। घर में अब अनाया भी ज्यादा सतर्क रहने लगी थी। वो महसूस करती थी कि आरव फिर से एक मानसिक युद्ध लड़ रहा है। उसने कोशिश की कि घर का माहौल हल्का बना रहे। कभी पुराने फोटो निकाल लाती, कभी अर्जुन की बचपन की बातें करती, कभी बाहर घूमने का सुझाव देती। वो चाहती थी कि आरव ये न भूले कि उसकी जिंदगी सिर्फ लड़ाइयों से नहीं बनी है। एक शाम दोनों साथ टहलने निकले। सड़क पर आम लोग अपनी जिंदगी में मग्न थे। कोई हंस रहा था, कोई फोन पर बात कर रहा था, कोई बच्चों को संभाल रहा था। ये देखकर आरव को एहसास हुआ कि वो ये सब किसके लिए लड़ रहा है। इन आम लोगों के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने आत्मसम्मान के लिए। ऑफिस लौटकर उसने अपनी टीम को एक नई दिशा दी। उसने कहा कि अब वे सिर्फ दुश्मन पर नजर नहीं रखेंगे, बल्कि अपने सिस्टम को इतना मजबूत बनाएंगे कि कोई भी घुसपैठ न कर सके। नए सिक्योरिटी प्रोटोकॉल बने, नई वेरिफिकेशन प्रक्रिया शुरू हुई, हर डेटा एक्सेस पर निगरानी बढ़ाई गई। धीरे धीरे संस्था एक किले की तरह मजबूत होने लगी। लेकिन आरव जानता था कि असली लड़ाई अभी बाकी है, क्योंकि सामने वाला पक्ष अब भी मुस्कुरा रहा था, अब भी सार्वजनिक मंचों पर चमक रहा था, अब भी खुद को मासूम दिखा रहा था। ये सब देखकर उसे समझ आ गया कि तूफान आने वाला है, और वो तूफान बहुत बड़ा होगा। उस रात उसने अपनी डायरी में लिखा कि भरोसा सबसे कीमती चीज होती है और सबसे नाजुक भी। जिसने एक बार इसे खो दिया, उसे दोबारा पाने में पूरी जिंदगी लग जाती है। उसने तय किया कि इस बार वो न खुद टूटेगा, न किसी को तोड़ने देगा, बल्कि सच्चाई से हर झूठ को उजागर करेगा। क्योंकि अब ये सिर्फ बदले की बात नहीं थी, ये न्याय की बात थी, और वो इस रास्ते पर अंत तक चलेगा। भरोसे की टूटती परछाइयों के बीच आरव अब पूरी तरह सतर्क हो चुका था। उसे समझ आ गया था कि ये लड़ाई सिर्फ बाहर के दुश्मनों से नहीं है, बल्कि अंदर छुपे कमजोर रिश्तों और आधे अधूरे भरोसे से भी है। हर सुबह वो खुद से यही कहता कि आज का दिन कल से बेहतर और ज्यादा मजबूत होना चाहिए। ऑफिस में अब माहौल पूरी तरह बदल चुका था। पहले जहां सहजता और मित्रता का वातावरण रहता था, अब वहां अनुशासन और सावधानी ने जगह ले ली थी। हर कर्मचारी जानता था कि अब छोटी सी लापरवाही भी बड़ा नुकसान कर सकती है। आरव ने यह बदलाव जानबूझकर किया था, क्योंकि वो समझ चुका था कि संकट के समय ढील सबसे बड़ा खतरा बन जाती है। रणनीति समूह ने अब नेटवर्क की गहराई में उतरना शुरू कर दिया था। कुछ तकनीकी विशेषज्ञों ने पुराने सर्वर लॉग्स, क्लाउड बैकअप और छुपे हुए डेटा चैनलों की जांच शुरू की। धीरे धीरे उन्हें कुछ ऐसे डिजिटल रास्ते मिले जिनके जरिए गोपनीय जानकारियां बाहर भेजी जा रही थी। ये खोज बहुत अहम थी। इसका मतलब था कि दुश्मन अंदर तक घुस चुका था। आरव को यह जानकर झटका लगा, लेकिन वो टूट नहीं गया। उसने तुरंत सिस्टम ऑडिट का आदेश दिया। हर कंप्यूटर, हर सर्वर और हर लॉग की दोबारा जांच शुरू हुई। कई रातें टीम ने ऑफिस में जागकर बिताई। घर में अनाया अब पहले से ज्यादा उसका ख्याल रखने लगी थी। वो जानती थी कि आरव इस समय मानसिक
और शारीरिक दोनों रूप से थका हुआ है। वो उसके लिए हल्का खाना बनाती, उसे समय पर आराम करने को कहती और कभी कभी बिना वजह उसके पास बैठ जाती। आरव को उसकी मौजूदगी से बहुत ताकत मिलती थी। उसे लगता था कि चाहे दुनिया उसके खिलाफ हो जाए, अनाया हमेशा उसके साथ रहेगी। इसी दौरान एक बड़ी जानकारी सामने आई। एक पुराने कर्मचारी ने गुप्त रूप से टीम से संपर्क किया और बताया कि कुछ वरिष्ठ लोग जानबूझकर संवेदनशील फाइलें बाहर भेज रहे हैं। बदले में उन्हें विदेशी खातों में पैसा मिल रहा है। ये अंदरूनी विश्वासघात था। सबसे खतरनाक, आरव ने इस सूचना को बहुत गंभीरता से लिया। उसने तुरंत बिना किसी शोर शराबे के निगरानी बढ़ा दी। संदिग्ध लोगों की गतिविधियां रिकॉर्ड की जाने लगी। उनके ईमेल, लॉगिन टाइम और डेटा एक्सेस पर नजर रखी जाने लगी। धीरे धीरे सबूत जमा होने लगे। कई महीनों से चल रही चोरी अब साफ दिखने लगी थी। आरव को यह देखकर दुख हुआ कि जिन लोगों को उसने मौके दिए, भरोसा दिया, वही लोग बिक चुके थे। लेकिन अब वो भावनात्मक नहीं हुआ। उसने इसे एक सबक की तरह लिया। अर्जुन ने भी इस बीच कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज भेजे। उसने अपने विश्वविद्यालय के रिसर्च डेटाबेस से कुछ रिपोर्ट्स निकाली थी, जिनमें उस नेटवर्क की अंतर्राष्ट्रीय गतिविधियों का जिक्र था। उन रिपोर्ट से यह साफ हो गया कि ये एक संगठित अपराध नेटवर्क है, जो अलग अलग देशों में मीडिया और डेटा सिस्टम से खेल रहा है। अब आरव को पूरा यकीन हो गया था कि ये सिर्फ व्यक्तिगत बदला नहीं है, ये एक वैश्विक साजिश है और उसे उसी स्तर पर जवाब देना होगा। उसने कुछ अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों से संपर्क बढ़ाया। कानूनी तरीके से जानकारी साझा की गई, सब कुछ नियमों के तहत। वो नहीं चाहता था कि उस पर किसी तरह की गैर कानूनी गतिविधि का आरोप लगे। एक शाम वो देर तक ऑफिस में बैठा रहा। बाहर बारिश हो रही थी। खिड़की से गिरती बूंदों को देखकर उसे लगा जैसे हर बूंद किसी न किसी राज को धोकर सामने ला रही हो। उसने अपनी डायरी में लिखा कि सच कभी तुरंत नहीं मिलता, लेकिन अगर आप ईमानदारी से खोजते रहें तो वो जरूर सामने आता है। घर लौटते समय वो बहुत थका हुआ था, लेकिन मन में एक अजीब सी संतुष्टि थी। उसे लग रहा था कि वो सही दिशा में बढ़ रहा है। अनाया ने उसकी थकान देखकर उसके लिए गर्म दूध बनाया और उसे जल्दी सोने को कहा। उस रात वो बिना ज्यादा सोचे गहरी नींद में चला गया। शायद पहली बार उसे लगा कि वो हालात पर नियंत्रण पा रहा है। अगले हफ्तों में सबूतों का ढेर लगने लगा। अब टीम के पास ईमेल ट्रेल, बैंक ट्रांजैक्शन, कॉल रिकॉर्ड और डेटा लॉग सब कुछ था। हर कड़ी जुड़ रही थी। तस्वीर अब लगभग पूरी थी, लेकिन एक आखिरी कड़ी अभी बाकी थी। मुख्य आदेश कहां से आते हैं? कौन अंतिम फैसला करता है? कौन पूरे नेटवर्क को नियंत्रित करता है? सब जानते थे कि जवाब उसी पुराने साथी की ओर जाता है, लेकिन बिना पुख्ता प्रमाण के कुछ भी साबित नहीं किया जा सकता था। आरव जानता था कि यही सबसे कठिन हिस्सा है, सबसे खतरनाक भी, क्योंकि अब दुश्मन को भी शक होने लगा था कि कोई उसके पीछे है। और जब शिकारी को पता चल जाए कि कोई उसका पीछा कर रहा है, तो वो और भी खतरनाक हो जाता है। एक रात आरव छत पर खड़ा आसमान देख रहा था। अनाया उसके पास आई। उसने कहा कि वो बदल गया है। अब वो डरता नहीं, बल्कि समझदारी से लड़ता है। आरव ने हल्की मुस्कान के साथ सोचा कि शायद यही उसकी सबसे बड़ी जीत है। अब वो सच के पीछे दौड़ रहा था, न कि बदले के। और यही फर्क आखिर में सब कुछ बदल देता है, क्योंकि सच की दौड़ भले धीमी हो, लेकिन मंजिल तक जरूर पहुंचती है। सच के पीछे दौड़ अब अपने निर्णायक मोड़ पर पहुंच चुकी थी। महीनों की मेहनत, अनगिनत रातों की जागरण, सैकड़ों दस्तावेजों की छानबीन और असंख्य जोखिमों के बाद आरव और उसकी टीम के सामने अब लगभग पूरी तस्वीर साफ हो चुकी थी। हर फाइल, हर रिकॉर्ड और हर डिजिटल निशान एक ही दिशा में इशारा कर रहा था। अब सिर्फ एक चीज बाकी थी, वो ठोस प्रमाण जो इस पूरे नेटवर्क के मास्टरमाइंड को सीधे जोड़ सके। आरव जानता था कि ये आखिरी कदम सबसे ज्यादा खतरनाक होगा,
अब तक वो पर्दे के पीछे काम करता रहा था, लेकिन इस मोड़ पर जरा सी चूक पूरी योजना को उलट सकती थी। दुश्मन भी अब सतर्क हो चुका था। उसे महसूस होने लगा था कि कोई उसकी गतिविधियों पर नजर रखे हुए है। ऑफिस में कंट्रोल रूम अब पूरी तरह सक्रिय था। 24 घंटे मॉनिटरिंग चल रही थी। बड़ी बड़ी स्क्रीन पर डेटा फ्लो, सर्वर एक्टिविटी और कम्युनिकेशन ट्रैफिक दिखाया जाता था। युवा विशेषज्ञ बिना थके काम कर रहे थे। हर कोई जानता था कि वे किसी साधारण केस पर नहीं, बल्कि एक ऐतिहासिक लड़ाई पर काम कर रहे हैं। एक रात अचानक सिस्टम ने एक असामान्य अलर्ट दिया। कुछ एन्क्रिप्टेड फाइलें एक सुरक्षित सर्वर से बाहर भेजी जा रही थी। यह वही सर्वर था जिसके बारे में लंबे समय से शक था कि वहीं से मुख्य निर्देश जाते हैं। टीम ने तुरंत उस ट्रैफिक को ट्रैक करना शुरू किया। धीरे धीरे वो डेटा एक विदेशी सर्वर तक पहुंचा और वहां से एक निजी अकाउंट तक। जब उस अकाउंट की पहचान की गई तो पूरे कमरे में सन्नाटा छा गया। वो अकाउंट उसी पुराने साथी के नाम से जुड़ा था। अब शक की कोई गुंजाइश नहीं थी। यही था अंतिम सबूत। आरव कुछ देर तक स्क्रीन को देखता रहा। उसे ऐसा लगा जैसे उसके सामने उसके जीवन के कई साल एक साथ घूम गए हों। दोस्ती, भरोसा, सपने, धोखा, गिरावट, वापसी, सब कुछ। लेकिन इस बार उसके भीतर न गुस्सा था, न बदले की आग। सिर्फ एक गहरी शांति थी, जैसे कोई भारी बोझ उतर गया हो। अब वो जानता था कि वो सही था। उसकी मेहनत सही दिशा में थी। उसका भरोसा सही लोगों पर था। उसने तुरंत कानूनी सलाहकारों और जांच एजेंसियों को सूचित किया। सारे सबूत व्यवस्थित तरीके से सौंपे गए। हर दस्तावेज, हर रिकॉर्ड और हर डिजिटल ट्रेल को कानूनी रूप से सत्यापित किया गया। वो नहीं चाहता था कि किसी तकनीकी कमी की वजह से मामला कमजोर पड़े। ये प्रक्रिया कई दिनों तक चली। इस दौरान बाहर कोई खबर नहीं जाने दी गई। मीडिया को कोई संकेत नहीं मिला। सब कुछ पूरी गोपनीयता में हो रहा था। घर में अनाया को अंदाजा हो गया था कि कुछ बड़ा होने वाला है। वो आरव के चेहरे पर गंभीरता और संतुलन दोनों देख रही थी। उसने ज्यादा सवाल नहीं किए, बस हर दिन उसका हौसला बढ़ाती रही। अर्जुन भी लगातार संपर्क में था। उसने कहा कि यह मौका बहुत महत्वपूर्ण है और आरव को भावनात्मक नहीं, रणनीतिक रहना होगा। आरव जानता था कि अर्जुन सही कह रहा है। आखिरकार वह दिन आया जब जांच एजेंसियों ने औपचारिक कार्रवाई शुरू की। कई ठिकानों पर छापे पड़े, बैंक खाते फ्रीज किए गए, डिजिटल सर्वर सील किए गए। मीडिया को पहली बार इस नेटवर्क की खबर मिली। देश भर में हलचल मच गई। खबरें चलने लगी, बहसें शुरू हो गई, विश्लेषण होने लगे। लोग हैरान थे कि इतने बड़े स्तर पर साजिश चल रही थी। कुछ घंटों बाद वो खबर भी आई जिसका आरव को इंतजार था। उस पुराने साथी को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया था। यह सुनकर आरव कुछ देर चुप रहा। उसे कोई खुशी नहीं हुई, कोई उत्सव नहीं हुआ। बस एक गहरी सांस निकली, जैसे कोई लंबा सफर खत्म हुआ हो। शाम को वो जल्दी घर लौट आया। अनाया ने उसका चेहरा देखा और समझ गई कि आज कुछ निर्णायक हुआ है। उसने धीरे से पूछा और आरव ने सब बता दिया। अनाया की आंखों में राहत के आंसू आ गए। उसने कहा कि अब शायद उनका अतीत उन्हें परेशान नहीं करेगा। उस रात दोनों देर तक बातें करते रहे। पुराने दिनों को याद किया, मुश्किल समय को, और उन पलों को भी जब सब कुछ खत्म सा लग रहा था। आरव ने महसूस किया कि अगर अनाया उसके साथ न होती तो शायद वो यहां तक नहीं पहुंच पाता। अगले दिन ऑफिस में टीम ने बिना शोर शराबे के एक छोटी सी बैठक की। कोई जश्न नहीं था, कोई भाषण नहीं था, बस एक दूसरे के लिए सम्मान और गर्व था। आरव ने सबको धन्यवाद दिया और कहा कि ये जीत किसी एक इंसान की नहीं, बल्कि ईमानदारी और धैर्य की जीत है। अब कहानी का एक अध्याय बंद हो चुका था, लेकिन जिंदगी की किताब अभी बाकी थी। नई चुनौतियां आएंगी, नए मोर्चे खुलेंगे, नई परीक्षाएं होंगी,
लेकिन अब आरव पहले से कहीं ज्यादा मजबूत था, क्योंकि उसने अपने सबसे बड़े डर का सामना कर लिया था, अपने अतीत का, और जीत गया था। अब वो आगे बढ़ने के लिए तैयार था, एक नए विश्वास के साथ, एक नई ऊर्जा के साथ और एक नए भविष्य की ओर। पुराने नेटवर्क के उजागर होने और मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी के बाद पूरे देश में जैसे हलचल मच गई थी। टीवी चैनलों पर दिन रात बहस चल रही थी, अखबारों के पहले पन्ने उसी खबर से भरे थे और सोशल मीडिया पर लोग तरह तरह की राय दे रहे थे। कोई आरव को साहसी योद्धा बता रहा था, तो कोई ये सवाल उठा रहा था कि इतनी बड़ी साजिश इतने सालों तक कैसे छुपी रही। इन सब शोर के बीच आरव एक अजीब सी खामोशी में जी रहा था। उसे न तो बहुत खुशी हो रही थी, न ही कोई अहंकार, बस भीतर एक थकान थी और एक हल्की राहत। कई महीनों से जो बोझ वो अपने मन में ढो रहा था, वो अब धीरे धीरे उतर रहा था। पहली बार उसे महसूस हुआ कि रात की नींद अब बिना डर और चिंता के आ सकती है। ऑफिस में माहौल पूरी तरह बदल चुका था। पहले जहां लोग संकट की आशंका में काम करते थे, अब वहां संतोष और आत्मविश्वास दिखने लगा था। टीम के चेहरे पर गर्व था कि उन्होंने देशहित में एक बड़ा काम किया है, लेकिन आरव ने सबको याद दिलाया कि असली काम अब शुरू हुआ है, क्योंकि नेटवर्क टूट गया था, लेकिन उसकी सोच अभी बाकी थी और सोच को बदलने में समय लगता है। उसने नई बैठकों में पोस्ट क्राइसिस स्ट्रेटेजी पर काम शुरू किया। अब लक्ष्य सिर्फ खतरे से बचना नहीं, बल्कि भविष्य में ऐसे खतरों को जन्म ही न लेने देना था। इसके लिए सिस्टम में और पारदर्शिता और तकनीकी सुरक्षा तथा और सामाजिक जागरूकता जरूरी थी। सत्य पाठशाला को भी अब नए स्तर पर ले जाने की योजना बनी। उसमें साइबर सुरक्षा, मीडिया नैतिकता और डिजिटल जिम्मेदारी को और गहराई से जोड़ा गया। घर में अनाया ने देखा कि आरव अब पहले से ज्यादा शांत रहने लगा है। वो अब बिना फोन देखे भी बैठ सकता था, बिना लैपटॉप खोले चाय पी सकता था। कभी कभी दोनों बालकनी में बैठकर बस आसमान देखते रहते। इन पलों में उन्हें एहसास होता कि असली खुशी इन्हीं छोटी छोटी चीजों में है। अर्जुन भी कुछ दिनों की छुट्टी लेकर घर आया। लंबे समय बाद तीनों एक साथ थे। घर में फिर से हंसी ठहाके गूंजने लगे। अर्जुन ने अपनी पढ़ाई, रिसर्च और भविष्य की योजनाओं के बारे में बताया। आरव और अनाया गर्व से उसे सुनते रहे। एक शाम तीनों साथ बैठे पुराने फोटो देख रहे थे। तस्वीरों में संघर्ष, गरीबी, साधारण जीवन और फिर धीरे धीरे सफलता की झलक थी। आरव को देखकर एहसास हुआ कि उसकी जिंदगी किसी फिल्म से कम नहीं रही है, लेकिन उसे ये भी समझ आया कि असली हीरो वो नहीं था। असली हीरो धैर्य था, साथ था और सच्चाई थी। सरकार और संस्थाओं की तरफ से अब उसे कई सम्मान और प्रस्ताव मिलने लगे। कुछ लोग उसे राजनीति में आने का सुझाव भी देने लगे। कुछ चाहते थे कि वो बड़े पदों पर जाए, लेकिन आरव ने हर प्रस्ताव को सोच समझकर देखा। उसे सत्ता नहीं चाहिए थी, उसे असर चाहिए था, उसे बदलाव चाहिए था, और वो बदलाव सिस्टम के भीतर रहकर ही कर सकता था। उसने तय किया कि वो खुद को स्वतंत्र और निष्पक्ष बनाए रखेगा। किसी भी दल या गुट से जुड़कर वो अपनी सोच को सीमित नहीं करना चाहता था। इसी बीच एक नई रिपोर्ट आई, जिसमें बताया गया कि कुछ बचे खुचे नेटवर्क के सदस्य अभी भी सक्रिय हैं और छुपकर काम कर रहे हैं। ये पूरी तरह खत्म नहीं हुआ था। आरव को ये जानकर आश्चर्य नहीं हुआ। उसे पता था कि बुराई एक दिन में खत्म नहीं होती, उसे बार बार हराना पड़ता है। उसने तुरंत अपनी टीम को सक्रिय रखा और निगरानी जारी रखने का आदेश दिया। अब ये एक स्थायी प्रक्रिया बन चुकी थी, न कि अस्थायी अभियान। घर में अनाया ने उससे पूछा कि क्या वो कभी थकता नहीं। आरव ने मुस्कुराकर कहा कि अब वो थकान से डरता नहीं, क्योंकि उसे पता है कि आराम करने के लिए घर है, परिवार है और भरोसा है। एक रात वो अपनी डायरी लिख रहा था। उसने लिखा कि जिंदगी में सबसे बड़ी जीत दुश्मन को हराना नहीं होती,
बल्कि खुद को खोने से बचाना होती है, और वो इस जीत के करीब है। अब उसकी सोच ज्यादा गहरी हो चुकी थी, उसके फैसले ज्यादा संतुलित, उसका दिल ज्यादा शांत। तूफान गुजर चुका था, लेकिन उसकी यादें उसे मजबूत बना चुकी थी। अब वो सिर्फ संकट से निकला इंसान नहीं था, वो एक परिपक्व नेता था, एक जिम्मेदार नागरिक था, और सबसे बढ़कर एक बेहतर इंसान था। और इसी नए रूप के साथ वो आगे बढ़ने को तैयार था, नई चुनौतियों की ओर, नए सपनों की ओर, और एक उज्जवल भविष्य की ओर। तूफान थम चुका था, लेकिन समुद्र पूरी तरह शांत नहीं हुआ था। बाहर से सब कुछ सामान्य दिख रहा था, पर भीतर कहीं हल्की हल्की लहरें अब भी उठ रही थी। पुराने नेटवर्क की गिरफ्तारी के बाद देश में माहौल बदला जरूर था, लेकिन पूरी तरह साफ नहीं हुआ था। कुछ लोग अब भी चुपचाप इंतजार में थे, कुछ चेहरे जो सामने नहीं आए थे अब भी परछाइयों में छुपे हुए थे। आरव ये बात अच्छी तरह समझता था कि किसी भी बड़ी साजिश के पीछे सिर्फ एक चेहरा नहीं होता, उसके पीछे कई परतें होती हैं, कई लोग होते हैं, और कई ऐसे धागे होते हैं जो तुरंत दिखाई नहीं देते। उसने अपनी टीम को साफ शब्दों में कहा कि जीत के बाद सबसे बड़ा खतरा आत्मसंतोष होता है। अगर वे ढीले पड़े तो वही ताकतें फिर से सिर उठा सकती है। ऑफिस में अब एक नई प्रक्रिया शुरू की गई थी। हर विभाग की स्वतंत्र समीक्षा, हर डिजिटल चैनल का नियमित ऑडिट, और हर बड़े निर्णय का पारदर्शी रिकॉर्ड रखा जाने लगा। युवा अधिकारियों को भी प्रशिक्षण दिया जा रहा था कि वे सिर्फ आदेशों का पालन न करें, बल्कि सवाल पूछना भी सीखें। आरव चाहता था कि संस्था व्यक्तियों पर नहीं, सिद्धांतों पर टिके। इसी बीच एक नई रिपोर्ट सामने आई, जिसने फिर से सबको सतर्क कर दिया। कुछ संदिग्ध डिजिटल अकाउंट्स जो पहले नेटवर्क से जुड़े थे, अब फिर से सक्रिय दिखने लगे थे। वे सीधे हमला नहीं कर रहे थे, बल्कि धीरे धीरे कुछ भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे थे। छोटे छोटे झूठ, अधूरी जानकारी और संदर्भ से बाहर निकाली गई बातें सोशल मीडिया पर घूमने लगी थी। ये कोई सीधा हमला नहीं था, ये भरोसे को धीरे धीरे कमजोर करने की कोशिश थी। आरव ने तुरंत समझ लिया कि ये नई रणनीति है, सामने से नहीं, बल्कि धीरे धीरे अंदर घुसकर असर डालना। उसने टीम से कहा कि इस बार वे प्रतिक्रिया नहीं देंगे, बल्कि पहले पैटर्न को समझेंगे। कौन लोग इन बातों को बढ़ावा दे रहे हैं, कहां से फंडिंग आ रही है, और किस समय ये पोस्ट सक्रिय हो रहे हैं, सब कुछ बारीकी से देखा जाने लगा। घर में अर्जुन अब कुछ दिन और रुक गया था। उसने भी इन गतिविधियों को देखा और कहा कि ये आधुनिक सूचना युद्ध का तरीका है। वो अपने रिसर्च अनुभव से उदाहरण देता कि कैसे दुनिया के कई देशों में ऐसे नेटवर्क समाज को विभाजित करने की कोशिश करते हैं। आरव ध्यान से सुनता और उसे महसूस होता कि उसका बेटा अब सच में समझदार हो चुका है। अनाया इस बीच घर को संतुलित रखे हुए थी। वो चाहती थी कि डर का माहौल दोबारा घर में न घुसे। उसने एक शाम सबको साथ बैठाकर पुराने दिनों की बातें की। उसने याद दिलाया कि उन्होंने पहले भी कठिन समय देखा है और हर बार मजबूत होकर निकले हैं। ये बात सुनकर आरव के चेहरे पर हल्की मुस्कान आई, लेकिन भीतर वो पूरी तरह निश्चिंत नहीं था। उसे लग रहा था कि ये सिर्फ शुरुआत है। एक दिन देर रात कंट्रोल रूम से फोन आया। एक नई डिजिटल गतिविधि पकड़ी गई थी। कुछ बड़े अकाउंट्स अचानक एक साथ सक्रिय हुए थे और एक ही तरह का संदेश फैलाने लगे थे। संदेश का मकसद सीधे हमला नहीं, बल्कि संदेह पैदा करना था। लोगों के मन में सवाल डालना कि क्या हाल ही में हुई कार्रवाई वास्तव में निष्पक्ष थी या किसी राजनीतिक दबाव में की गई। ये चालाकी भरा वार था, सीधा आरोप नहीं, बस शंका, और शंका सबसे खतरनाक होती है। आरव तुरंत ऑफिस पहुंचा। उसने पूरी टीम के साथ बैठकर स्थिति का विश्लेषण किया। यह साफ था कि यह कोई स्वतःस्फूर्त गतिविधि नहीं थी, इसके पीछे संगठित प्रयास था। अब सवाल था, क्या वे तुरंत जवाब दें या फिर इंतजार करें?
आरव ने फैसला किया कि इस बार वे पारदर्शिता से जवाब देंगे। उन्होंने पूरे केस की समय रेखा, कानूनी प्रक्रिया और सबूतों का सार्वजनिक सार जारी किया। कोई भावनात्मक बयान नहीं, सिर्फ तथ्य। ये कदम असरदार साबित हुआ। कई स्वतंत्र पत्रकारों और विशेषज्ञों ने उस जानकारी का विश्लेषण किया और पाया कि प्रक्रिया पूरी तरह वैधानिक थी। धीरे धीरे संदेह की लहर कमजोर पड़ने लगी, लेकिन आरव समझ गया कि ये छुपी हुई लहर बार बार आएगी। उसे अब एक लंबी लड़ाई के लिए तैयार रहना होगा। उस रात वो बालकनी में खड़ा देर तक शहर को देखता रहा। रोशनी जगमगा रही थी, लोग अपने अपने घरों में थे, जीवन अपनी गति से चल रहा था। उसे एहसास हुआ कि असली चुनौती यही है, आम जिंदगी को सामान्य बनाए रखना। अगर डर और भ्रम समाज पर हावी हो जाए तो असली हार वही होती है। उसने मन ही मन तय किया कि वो सिर्फ दुश्मन को हराने के लिए नहीं, बल्कि समाज को मजबूत बनाने के लिए काम करेगा। सत्य पाठशाला को और विस्तारित किया जाएगा। डिजिटल जागरूकता को गांव-गांव तक पहुंचाया जाएगा, क्योंकि अगर लोग खुद सच और झूठ में फर्क समझने लगे तो कोई भी नेटवर्क ज्यादा दिन टिक नहीं सकता। घर लौटकर उसने अनाया से कहा कि लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है, लेकिन अब उसे डर नहीं लगता। अब वो जानता है कि हर लहर का सामना किया जा सकता है। अनाया ने उसकी ओर देखा और कहा कि शायद यही असली परिपक्वता है, जीत के बाद भी सजग रहना। आरव ने महसूस किया कि ये सफर उसे बदल चुका है। अब वो सिर्फ एक अधिकारी नहीं रहा, वो एक जिम्मेदारी बन चुका है, और ये जिम्मेदारी उसे आगे भी निभानी होगी, क्योंकि छुपी हुई लहरें फिर आएंगी। लेकिन इस बार किनारा मजबूत है। छुपी हुई लहरों का सामना करने के बाद आरव को यह साफ समझ आ गया था कि अब उसकी लड़ाई सिर्फ कुछ लोगों या नेटवर्क से नहीं है, बल्कि लोगों की सोच और भरोसे से है। अगर लोगों का विश्वास मजबूत रहेगा तो कोई भी साजिश ज्यादा देर तक टिक नहीं पाएगी। यही सोच अब उसके हर फैसले की नींव बन चुकी थी। ऑफिस में उसने एक नई पहल शुरू की, जिसे वो ओपन सिस्टम मॉडल कहता था। इसके तहत संस्था के कई निर्णय, रिपोर्ट और प्रक्रियाएं सीमित दायरे तक सार्वजनिक की जाने लगी। लोगों को यह बताया जाने लगा कि कौन सा फैसला क्यों लिया गया, किस आधार पर लिया गया और उसका असर क्या होगा। शुरुआत में कुछ अधिकारियों को यह तरीका जोखिम भरा लगा, लेकिन धीरे धीरे सबने माना कि इससे अफवाहों की गुंजाइश कम हो जाती है। अब मीडिया के साथ भी उसका रिश्ता पहले से ज्यादा पारदर्शी हो गया था। वो चुनिंदा पत्रकारों से नियमित संवाद करने लगा, उन्हें सही जानकारी समय पर देता और सवालों से भागता नहीं था। इससे मीडिया में भी उसकी छवि एक भरोसेमंद व्यक्ति की बनती चली गई। घर में अनाया ने इस बदलाव को बहुत करीब से देखा। उसे लगता था कि आरव अब पहले से ज्यादा संतुलित हो गया है। वो पहले की तरह हर बात को अपने ऊपर नहीं लेता था। अब वो जानता था कि हर समस्या का समाधान तुरंत नहीं होता, कुछ को वक्त देना पड़ता है। अर्जुन भी इस दौरान एक छोटे प्रोजेक्ट पर काम करने लगा था, जिसमें युवाओं को ऑनलाइन फेक न्यूज पहचानने की ट्रेनिंग दी जाती थी। उसने अपने पिता से प्रेरणा लेकर ये पहल शुरू की थी। जब उसने ये बात आरव को बताई तो उसकी आंखों में गर्व साफ झलक रहा था। उसे लगा कि उसकी लड़ाई अब अगली पीढ़ी तक पहुंच चुकी है। इसी बीच एक नई चुनौती सामने आई। कुछ पुराने प्रभावशाली लोग जो पहले नेटवर्क से जुड़े थे लेकिन सीधे पकड़े नहीं गए थे, अब खुद को समाज सेवी और सुधारक के रूप में पेश करने लगे थे। वे सार्वजनिक मंचों पर बड़ी-बड़ी बातें करने लगे थे और धीरे धीरे लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच रहे थे। ये एक खतरनाक बदलाव था, क्योंकि अब दुश्मन सामने से नहीं, नकाब पहनकर आ रहा था। आरव ने इस पर भी जल्दबाजी नहीं की। उसने उनकी गतिविधियों पर नजर रखने का आदेश दिया। उनके फंडिंग स्रोत, उनके संपर्क और उनके बयानों का विश्लेषण किया जाने लगा। धीरे धीरे पता चला कि वे लोग अब भी उसी पुराने नेटवर्क के बचे हुए हिस्सों से जुड़े हुए थे। बस तरीका बदल गया था। खेल वही था। उसने तय किया
कि वो इन लोगों को सीधे चुनौती नहीं देगा, वो सच को खुद बोलने देगा। उसने कुछ स्वतंत्र शोधकर्ताओं और पत्रकारों को प्रोत्साहित किया कि वे इन संगठनों की पृष्ठभूमि की जांच करें। धीरे धीरे रिपोर्ट्स आने लगी, कुछ पुराने लेन देन, कुछ संदिग्ध दान, कुछ छुपे हुए समझौते। सच फिर से सामने आने लगा और लोगों का भरोसा धीरे धीरे सही दिशा में लौटने लगा। एक शाम आरव अपने घर की छत पर बैठा सूरज को ढलते हुए देख रहा था। अनाया उसके पास आकर बैठ गई। दोनों कुछ देर चुप रहे। फिर अनाया ने कहा कि अब उसे लगता है कि ये लड़ाई बाहर से ज्यादा भीतर की है, अपने डर, अपने अहं और अपने गुस्से से। आरव ने महसूस किया कि वो सही कह रही है। शायद यही असली जीत है, खुद पर नियंत्रण। ऑफिस में अब माहौल पहले से ज्यादा सकारात्मक हो गया था। लोग खुलकर सुझाव देने लगे थे। गलतियों को छुपाने की बजाय स्वीकार किया जाने लगा था। यह संस्कृति बदलाव की सबसे बड़ी निशानी थी। एक दिन एक युवा अधिकारी ने गलती से एक डेटा रिपोर्ट गलत जारी कर दी। पहले ऐसे मामलों में डर का माहौल बन जाता था, लेकिन इस बार उसने खुद सामने आकर अपनी गलती स्वीकार की। आरव ने उसे दंडित करने की बजाय उससे सीख लेने को कहा। इससे पूरे स्टाफ में एक नई ऊर्जा आ गई। अब लोग गलती से नहीं, बेईमानी से डरने लगे थे, और यही सबसे बड़ा बदलाव था। सत्य पाठशाला में भी अब नई सामग्री जोड़ी जा रही थी। बच्चों को सिर्फ खबरें पहचानना ही नहीं, बल्कि आलोचनात्मक सोच और भावनात्मक संतुलन भी सिखाया जा रहा था। ये आरव का सपना था कि आने वाली पीढ़ी सिर्फ पढ़ी लिखी नहीं, समझदार भी हो। एक दिन उसे एक गांव से पत्र मिला। उसमें लिखा था कि वहां के बच्चों ने मिलकर एक फर्जी वीडियो को फैलने से रोका और पूरे गांव को सच समझाया। ये पढ़कर उसकी आंखें नम हो गई। उसे लगा कि शायद यही असली सफलता है। ये छोटे छोटे बदलाव, ये छोटी छोटी जीतें जो मिलकर बड़ा फर्क बनाती है। रात को अपनी डायरी में उसने लिखा कि विश्वास एक बार टूट जाए तो उसे जोड़ना मुश्किल होता है, लेकिन अगर ईमानदारी से कोशिश की जाए तो वो पहले से ज्यादा मजबूत बन सकता है। अब वो खुद को पहले से ज्यादा शांत महसूस करता था, पहले से ज्यादा संतुलित, पहले से ज्यादा भरोसेमंद। उसे पता था कि चुनौतियां खत्म नहीं होंगी, लेकिन अब उसके पास एक मजबूत नींव थी, विश्वास की, ईमानदारी की और धैर्य की। और इसी नींव पर वो भविष्य की इमारत बना रहा था। विश्वास की नई नींव मजबूत होने लगी थी। धीरे धीरे आरव को यह एहसास होने लगा था कि अब उसकी लड़ाई केवल बाहरी खतरों से नहीं रही, बल्कि भीतर एक नए दौर की शुरुआत हो चुकी है। संस्था, समाज और परिवार तीनों स्तरों पर संतुलन बनने लगा था। जहां पहले हर दिन किसी नए संकट की आशंका रहती थी, अब वहां योजनाओं और भविष्य की बात होने लगी थी। ऑफिस में अब काम का तरीका पूरी तरह बदल चुका था। पहले फैसले कुछ चुनिंदा लोगों तक सीमित रहते थे, अब वे सामूहिक चर्चा से लिए जाने लगे थे। युवा अधिकारी खुलकर अपनी राय रखने लगे थे। वरिष्ठ लोग भी अपने अनुभव साझा करने लगे थे। ये बदलाव आरव के लिए सबसे बड़ी सफलता था, क्योंकि उसने हमेशा चाहा था कि संस्था किसी एक व्यक्ति पर नहीं, बल्कि सामूहिक सोच पर टिकी रहे। इसी दौरान सरकार की तरफ से एक प्रस्ताव आया। देश भर में डिजिटल जागरूकता और मीडिया नैतिकता को लेकर एक राष्ट्रीय स्तर का कार्यक्रम शुरू करने की योजना थी, और आरव से इसमें सलाहकार की भूमिका निभाने का अनुरोध किया गया था। ये उसके लिए सम्मान की बात थी, लेकिन साथ ही बड़ी जिम्मेदारी भी। उसने इस प्रस्ताव पर तुरंत हामी नहीं भरी। उसने समय मांगा सोचने के लिए। वो जानता था कि ऐसी भूमिका उसे और ज्यादा सार्वजनिक बना देगी। उसकी हर बात, हर कदम और हर निर्णय और ज्यादा जांच के दायरे में आ जाएगा। घर में उसने इस बारे में अनाया से बात की। अनाया ने उसे ध्यान से सुना और कहा कि अगर उसे लगता है कि वो इससे देश और समाज के लिए कुछ अच्छा कर सकता है, तो उसे पीछे नहीं हटना चाहिए।
उसने कहा कि वो हमेशा उसके साथ खड़ी रहेगी। अर्जुन ने भी इस प्रस्ताव को सकारात्मक रूप में देखा। उसने कहा कि ये मौका उसे अपने अनुभव को बड़े स्तर पर इस्तेमाल करने का अवसर देगा। आरव ने कई रातें इसी सोच में गुजार दी। वो बालकनी में बैठकर शहर की रोशनी देखता और सोचता कि उसकी जिंदगी किस मोड़ पर आ गई है। एक समय था जब वो सब कुछ खो चुका था और आज वो ऐसी स्थिति में है जहां उसके फैसले लाखों लोगों को प्रभावित कर सकते हैं। आखिरकार उसने प्रस्ताव स्वीकार कर लिया, लेकिन अपनी शर्तों पर। उसने साफ कहा कि वह किसी राजनीतिक दबाव में काम नहीं करेगा और उसकी भूमिका सलाह देने तक सीमित रहेगी। उसे स्वतंत्रता चाहिए थी। ये शर्त मान ली गई। नए कार्यक्रम की तैयारी शुरू हो गई। देश के अलग अलग हिस्सों से विशेषज्ञ, शिक्षक और समाज सेवी जुड़ने लगे। सत्य पाठशाला को इसका आधार बनाया गया। अब उसका मॉडल राष्ट्रीय स्तर पर लागू होने वाला था। यह खबर फैलते ही कई प्रतिक्रियाएं आई। कुछ ने तारीफ की, कुछ ने शक जताया, कुछ ने आलोचना की। लेकिन आरव अब इन सब से विचलित नहीं होता था। उसने सीख लिया था कि हर कदम पर सबको खुश नहीं किया जा सकता। ऑफिस में उसने अपनी जिम्मेदारियां और बांट दी। वो चाहता था कि संस्था उसकी अनुपस्थिति में भी उतनी ही मजबूत रहे। नए नेताओं को आगे लाया गया, उन्हें प्रशिक्षण दिया गया, निर्णय लेने की प्रक्रिया और स्पष्ट की गई। घर में अब एक नई हलचल थी। अनाया भी इस नए कार्यक्रम से जुड़ने लगी थी। वो महिलाओं और परिवारों के लिए जागरूकता सत्र तैयार कर रही थी। उसे लगता था कि बदलाव घर से शुरू होता है। अर्जुन ने भी छुट्टियों में इस प्रोजेक्ट में हिस्सा लेने का फैसला किया। वो युवाओं के लिए डिजिटल वर्कशॉप लेने लगा। उसे देखकर आरव को लगता था कि उसकी मेहनत सिर्फ वर्तमान नहीं, भविष्य भी गढ़ रही है। इसी बीच एक और संकेत मिला कि बचे खुचे नेटवर्क के कुछ लोग विदेश भागने की कोशिश कर रहे हैं। जांच एजेंसियां सतर्क हो गई। ये दिखाता था कि दबाव काम कर रहा है। आरव को ये जानकर संतोष हुआ कि उसकी रणनीति सही दिशा में है। एक शाम वो अपने पुराने ऑफिस रूम में बैठा था। सामने वही खिड़की, वही शहर, लेकिन भीतर वो इंसान पूरी तरह बदल चुका था। उसने याद किया कि कभी यही बैठकर वो डर और असमंजस में डूबा रहता था। आज वही जगह उसे आत्मविश्वास देती थी। उसने अपनी डायरी में लिखा कि जिंदगी उसे बार बार परखती रही है, लेकिन हर बार उसने उसे कुछ नया सिखाया है। अब वो डर से नहीं, जिम्मेदारी से फैसले लेता है। घर लौटते समय उसने महसूस किया कि अब उसका रास्ता और साफ हो चुका है। अब वो सिर्फ संकट का समाधान नहीं कर रहा था, वो भविष्य की दिशा तय कर रहा था। ये एक नई राह थी, ज्यादा कठिन, ज्यादा जिम्मेदार, लेकिन ज्यादा सार्थक। और वह जानता था कि इस राह पर चलते हुए भी उसे चुनौतियां मिलेंगी, लेकिन अब वो अकेला नहीं है। उसके साथ उसका परिवार है, उसकी टीम है और लोगों का भरोसा है। और यही भरोसा उसे आगे बढ़ाता रहेगा। राष्ट्रीय स्तर पर डिजिटल जागरूकता कार्यक्रम से जुड़ने के बाद आरव की जिंदगी एक नए मोड़ पर आ गई थी। पहले उसकी जिम्मेदारियां सीमित दायरे में थी, अब उसका दायरा पूरे देश तक फैल चुका था। हर दिन नए राज्य, नए अधिकारी, नए शिक्षक और नए सवाल उसके सामने होते थे। लोग उसे एक अधिकारी की तरह नहीं, बल्कि एक मार्गदर्शक की तरह देखने लगे थे। ये सम्मान जितना बड़ा था, उतना ही भारी भी। सुबह की शुरुआत अब पहले से ज्यादा जल्दी होने लगी थी। कई राज्यों के साथ ऑनलाइन बैठ के नीतियों पर चर्चा, पाठ्यक्रम की समीक्षा और तकनीकी ढांचे की योजना, सब कुछ एक साथ चल रहा था। सत्य पाठशाला का मॉडल अब राष्ट्रीय ढांचे में ढल रहा था। ये देखकर उसे संतोष होता था कि उसका छोटा सा सपना अब लाखों बच्चों तक पहुंचने वाला है। लेकिन साथ ही वो जानता था कि जितनी ऊंचाई बढ़ती है, उतनी ही आलोचना भी बढ़ती है। कुछ समूहों ने फिर से सवाल उठाने शुरू कर दिए। वे कहते कि ये कार्यक्रम लोगों की सोच को नियंत्रित करने की कोशिश है।
कुछ इसे राजनीतिक एजेंडा बताने लगे। सोशल मीडिया पर बहस फिर से तेज होने लगी। आरव अब इन बातों से घबराता नहीं था, लेकिन वो उन्हें हल्के में भी नहीं लेता था। उसने हर आलोचना को ध्यान से पढ़ा, हर सवाल को समझने की कोशिश की। जहां सही लगा वहां बदलाव किया, जहां गलत लगा वहां तथ्यों के साथ जवाब दिया। ऑफिस में उसने स्पष्ट कर दिया कि यह कार्यक्रम किसी विचारधारा का प्रचार नहीं, बल्कि लोगों को सोचने की स्वतंत्रता देने का प्रयास है। उसने कहा कि अगर बच्चे खुद सवाल पूछना सीख जाए तो उन्हें किसी भी एजेंडे से डरने की जरूरत नहीं होगी। घर में अनाया ने देखा कि जिम्मेदारी का ये भार कभी कभी आरव के चेहरे पर थकान छोड़ जाता है। वह रात को देर तक फाइलें पढ़ता रहता, नोट्स बनाता रहता और कभी कभी चुपचाप खिड़की से बाहर देखता रहता। वो जानती थी कि ये सिर्फ काम नहीं, एक मिशन बन चुका है। एक शाम उसने उससे कहा कि उसे खुद का भी ख्याल रखना चाहिए। अगर वो थक जाएगा तो ये पूरा प्रयास कमजोर पड़ जाएगा। आरव ने उसकी बात मानी और अपनी दिनचर्या में थोड़ा संतुलन लाने की कोशिश की। उसने कुछ जिम्मेदारियां और बांट दी, कुछ बैठकों को टीम के हवाले किया। अर्जुन इस बीच राष्ट्रीय कार्यक्रम के युवा सलाहकार समूह में शामिल हो गया था। वो अलग अलग कॉलेजों में जाकर डिजिटल जिम्मेदारी पर भाषण देता था। उसे देखकर आरव को लगता था कि शायद यही असली विरासत है, अपने बच्चों को सिर्फ संपत्ति नहीं, सोच देना। इसी दौरान एक और चुनौती सामने आई। कार्यक्रम के एक राज्य में कुछ स्थानीय नेताओं ने इसे रोकने की कोशिश की। उनका कहना था कि यह बाहरी हस्तक्षेप है और उनकी संस्कृति के खिलाफ है। मीडिया में यह खबर फैल गई। आरव ने तुरंत वहां के अधिकारियों से संपर्क किया। उसने कहा कि किसी भी कार्यक्रम को स्थानीय जरूरतों के अनुसार ढाला जा सकता है। अगर कुछ आपत्तियां हैं तो उन्हें समझा जाए, बातचीत की जाए। वो खुद भी उस राज्य में गया। वहां की मिट्टी, वहां के लोग, वहां की चिंताएं, सब कुछ अलग था। उसने स्थानीय शिक्षकों और समाज सेवियों से लंबी चर्चा की। उन्हें बताया कि कार्यक्रम का उद्देश्य किसी संस्कृति को बदलना नहीं, बल्कि बच्चों को सुरक्षित और समझदार बनाना है। धीरे धीरे विरोध कम होने लगा, क्योंकि उसने दबाव नहीं बनाया, संवाद किया। यही उसकी सबसे बड़ी ताकत थी। रात को होटल के कमरे में बैठकर उसने अपनी डायरी में लिखा कि असली नेतृत्व आदेश देने में नहीं, सुनने में है। अगर आप लोगों की बात सुन ले तो आधी समस्या वही खत्म हो जाती है। घर लौटकर उसने महसूस किया कि अनाया और अर्जुन दोनों उसे और ज्यादा सम्मान की नजर से देखने लगे हैं। ये सम्मान किसी पद का नहीं था, बल्कि उसके संतुलन और धैर्य का था। लेकिन भीतर कहीं वह जानता था कि यह रास्ता आसान नहीं है। हर कदम पर परीक्षा होगी, हर फैसले पर सवाल होंगे, हर सफलता के साथ नई चुनौती आएगी। एक रात वो छत पर बैठा था। हल्की हवा चल रही थी, शहर की रोशनी दूर तक फैली थी। उसने महसूस किया कि जिंदगी ने उसे बहुत घुमाया है, कभी गिराया, कभी उठाया, कभी तोड़ा, कभी बनाया। अब वो इस जिम्मेदारी को बोझ की तरह नहीं, अवसर की तरह देखने लगा था। उसे लगा कि शायद यही उसका असली उद्देश्य है, सिर्फ अपने लिए नहीं, अपने परिवार के लिए नहीं, बल्कि समाज के लिए। अब वो डर से नहीं चलता, वो विश्वास से चलता है, और यही विश्वास उसे आगे बढ़ाता रहेगा। क्योंकि जिम्मेदारी का भार भारी जरूर होता है, लेकिन अगर उसे ईमानदारी से उठाया जाए तो वही भार इंसान को ऊंचा भी उठा देता है। जिम्मेदारी का भार अब आरव के कंधों पर पूरी तरह महसूस होने लगा था। राष्ट्रीय कार्यक्रम का विस्तार जितना तेज हो रहा था, उतनी ही तेजी से उसकी दिनचर्या भी उलझती जा रही थी। कभी सुबह किसी राज्य की ऑनलाइन बैठक, कभी दोपहर को नीति समीक्षा, कभी शाम को मीडिया से बातचीत और रात को रिपोर्ट्स का अध्ययन। ये सिलसिला बिना रुके चलता रहता था। पहले उसे ये सब उत्साह देता था, अब कभी कभी थका देता था। वो खुद से ये सवाल करने लगा था कि क्या वो सच में संतुलन बनाए रख पा रहा है,
या फिर धीरे धीरे फिर से उसी दौड़ में फंसता जा रहा है जिससे वो कभी बाहर निकला था। घर में अनाया ने ये बदलाव सबसे पहले महसूस किया। वो देखती थी कि आरव की आंखों में कभी कभी नींद की कमी झलकने लगती है। उसकी मुस्कान में पहले जैसी सहजता कम हो जाती है और वो छोटी छोटी बातों में भी गुमसुम हो जाता है। एक शाम जब दोनों साथ बैठे थे, अनाया ने उससे धीरे से कहा कि अगर वो खुद को खो देगा तो उसका मिशन भी कमजोर पड़ जाएगा। उसने याद दिलाया कि उन्होंने पहले भी ऐसा दौर देखा है जब काम ने उसकी सेहत और रिश्तों पर असर डाला था। आरव ने उसकी बात को गंभीरता से लिया। उसे एहसास हुआ कि वो फिर से उसी गलती के करीब पहुंच रहा है। सिर्फ फर्क इतना था कि इस बार वजह ज्यादा अच्छी थी, लेकिन थकान तो थकान ही होती है। ऑफिस में भी कुछ वरिष्ठ अधिकारियों ने उसे सलाह दी कि वो हर छोटे फैसले में खुद न उलझे। संस्था अब इतनी मजबूत हो चुकी है कि वो अपने नेताओं पर भरोसा कर सकता है। ये बात आरव के लिए आसान नहीं थी। उसे हमेशा से आदत रही थी कि हर चीज पर खुद नजर रखे, लेकिन अब उसे छोड़ना सीखना था। उसने धीरे धीरे कुछ जिम्मेदारियां दूसरों को सौंपनी शुरू की। कुछ बैठकों में वो खुद नहीं गया, बल्कि अपने प्रतिनिधि भेजे। कुछ फाइलें उसने बिना दोबारा जांचे पास की। शुरुआत में उसे बेचैनी हुई। उसे लगा कि कहीं कुछ गलत ना हो जाए, लेकिन धीरे धीरे उसने देखा कि उसकी टीम सक्षम है, विश्वसनीय है और जिम्मेदार भी। अर्जुन भी इस दौरान अपने काम में व्यस्त हो गया था। वो कई कॉलेजों में वर्कशॉप लेने लगा था। उसे युवा पीढ़ी से बातचीत करना अच्छा लगता था। वो उनके सवालों, डर और सपनों को समझता और उन्हें दिशा देने की कोशिश करता। एक दिन उसने आरव से कहा कि उसे लगता है कि आज की पीढ़ी बहुत तेज है, लेकिन बहुत भ्रमित भी है। अगर उन्हें सही मार्गदर्शन मिल जाए तो वे बहुत कुछ बदल सकते हैं। आरव को यह सुनकर खुशी हुई। उसे लगा कि अर्जुन अब सिर्फ उसका बेटा नहीं, उसका साथी बन रहा है। इसी बीच मीडिया में एक नई बहस शुरू हो गई। कुछ लोगों ने कहा कि राष्ट्रीय कार्यक्रम बहुत ज्यादा केंद्रीकृत हो रहा है और स्थानीय स्वतंत्रता को कम कर रहा है। ये मुद्दा धीरे धीरे बड़ा बनने लगा। आरव ने तुरंत इस पर ध्यान दिया। उसने विशेषज्ञों और स्थानीय प्रतिनिधियों के साथ बैठकें की। उसने सुझाव मांगे और कुछ बदलाव भी किए। कार्यक्रम में स्थानीय पाठ्यक्रम और सांस्कृतिक पहलुओं को ज्यादा महत्व दिया गया। इस फैसले से काफी आलोचना शांत हो गई। लोगों को लगा कि उनकी आवाज सुनी जा रही है। ये आरव की कार्यशैली की पहचान बन चुकी थी। वो आदेश नहीं देता था, वो साथ लेकर चलता था। लेकिन इस सब के बीच उसकी निजी जिंदगी कहीं पीछे छूट रही थी। उसे एहसास हुआ कि वो कई बार अनाया के साथ समय बिताना भूल जाता है। कभी कभी वो अर्जुन के फोन भी देर से उठाता है। उसे ये महसूस करके अपराध बोध होने लगा। एक रविवार उसने सब काम बंद कर दिया, फोन साइलेंट, लैपटॉप बंद और परिवार के साथ बाहर निकल गया। तीनों ने लंबे समय बाद बिना किसी एजेंडे के समय बिताया। पार्क में टहले, सड़क किनारे चाय पी, पुराने किस्से सुनाए। उन पलों में आरव को लगा कि यही असली ऊर्जा है, यहीं से उसे ताकत मिलती है। उस रात उसने अपनी डायरी में लिखा कि अगर इंसान संतुलन खो दे तो सबसे अच्छे इरादे भी बोझ बन जाते हैं। असली सफलता वही है जिसमें काम और जीवन दोनों साथ चले। धीरे धीरे उसने अपनी दिनचर्या को फिर से व्यवस्थित किया। काम के लिए समय, परिवार के लिए समय और खुद के लिए समय, तीनों को अलग अलग जगह देने लगा। इससे उसका मन हल्का होने लगा, सोच साफ होने लगी, फैसले बेहतर होने लगे। उसे एहसास हुआ कि संतुलन कोई स्थायी स्थिति नहीं है। ये रोज की मेहनत है, रोज का चुनाव है, रोज की समझदारी है। और वो अब इस कला को सीख रहा था, क्योंकि उसे पता था कि आगे और भी बड़ी जिम्मेदारियां आने वाली है और उनके लिए उसे मजबूत ही नहीं, संतुलित भी रहना होगा। संतुलन की खोज के बाद आरव की जिंदगी में एक नया ठहराव आने लगा था। अब वो हर दिन खुद से ये नहीं पूछता था कि उसे कितना काम करना है,
बल्कि ये सोचता था कि उसे कैसे काम करना है। ये छोटा सा बदलाव उसकी पूरी सोच को बदल रहा था। पहले वो समस्याओं से लड़ने पर ज्यादा ध्यान देता था, अब वो उनके कारणों को समझने की कोशिश करता था। राष्ट्रीय कार्यक्रम अब धीरे धीरे जड़ों तक पहुंचने लगा था। शहरों के साथ साथ गांवों और कस्बों में भी डिजिटल जागरूकता केंद्र खुलने लगे थे। बच्चों के साथ साथ बुजुर्ग भी इन कार्यक्रमों में आने लगे थे। उन्हें मोबाइल, इंटरनेट और खबरों की दुनिया को समझाया जा रहा था। ये देखकर आरव को लगता था कि उसका सपना सच में जमीन पर उतर रहा है। एक दिन उसे एक दूर दराज के गांव से वीडियो मिला। उसमें कुछ बच्चे अपने माता पिता को समझा रहे थे कि किसी मैसेज को बिना जांच के आगे न बढ़ाएं। वो दृश्य देखकर आरव की आंखें नम हो गई। उसे लगा कि यही असली बदलाव है। ऑफिस में भी अब माहौल बदल चुका था। कर्मचारी सिर्फ आदेश का पालन नहीं करते थे, बल्कि सुझाव देने लगे थे। नई योजनाएं नीचे से ऊपर तक बन रही थी। ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया संस्था को और मजबूत बना रही थी। इसी दौरान एक और बड़ी पहल शुरू हुई। कुछ विश्वविद्यालयों ने इस कार्यक्रम को अपने पाठ्यक्रम में शामिल करने की इच्छा जताई। इसका मतलब था कि अब डिजिटल जिम्मेदारी औपचारिक शिक्षा का हिस्सा बनने जा रही थी। आरव ने इसे ऐतिहासिक अवसर माना। उसने शिक्षाविदों के साथ मिलकर पाठ्यक्रम तैयार करवाया, जिसमें तकनीक के साथ नैतिकता, आलोचनात्मक सोच और सामाजिक जिम्मेदारी को भी जोड़ा गया। घर में अनाया इस बदलाव को देखकर बहुत खुश थी। वो अक्सर कहती थी कि अब उसे लगता है कि आरव सच में अपने जीवन के उद्देश्य के करीब पहुंच गया है। वो अब सिर्फ समस्याएं सुलझाने वाला व्यक्ति नहीं, बल्कि दिशा देने वाला इंसान बन गया है। अर्जुन भी इस दौरान एक नई सोच के साथ आगे बढ़ रहा था। उसने अपने कुछ दोस्तों के साथ मिलकर एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म शुरू किया, जहां युवा लोग सुरक्षित इंटरनेट उपयोग पर चर्चा करते थे। ये प्लेटफॉर्म धीरे धीरे लोकप्रिय होने लगा। आरव को ये देखकर गर्व होता था कि परिवर्तन अब परिवार के भीतर से ही शुरू हो गया है। लेकिन हर बदलाव के साथ चुनौतियां भी आती है। कुछ निजी कंपनियों को ये कार्यक्रम पसंद नहीं आ रहा था। उन्हें लगता था कि जागरूक उपभोक्ता उनके लिए नुकसानदायक हो सकते हैं। उन्होंने पर्दे के पीछे से इस पहल को कमजोर करने की कोशिश शुरू कर दी। कुछ जगहों पर गलत जानकारी फैलाई गई कि ये कार्यक्रम व्यापार विरोधी है। आरव ने इस बार भी जल्दबाजी नहीं की। उसने उद्योग जगत के प्रतिनिधियों से खुलकर बातचीत की। उन्हें समझाया कि जागरूक उपभोक्ता लंबी अवधि में पूरे सिस्टम को मजबूत बनाता है। कुछ लोग समझ गए, कुछ नहीं, लेकिन वो जानता था कि हर किसी को साथ लाना संभव नहीं है। कुछ विरोध हमेशा रहेगा। एक दिन उसे एक वरिष्ठ शिक्षक का पत्र मिला। उसमें लिखा था कि वर्षों बाद उन्हें छात्रों में इतनी जिज्ञासा और जिम्मेदारी देखने को मिल रही है। ये पढ़कर आरव को लगा कि उसकी मेहनत रंग ला रही है। रात को वो अपने कमरे में बैठा ये पत्र बार बार पढ़ता रहा। उसे याद आया कि कभी वो खुद भी एक सामान्य छात्र था, जो बड़े सपने देखता था लेकिन रास्ता नहीं जानता था। आज वो दूसरों के लिए रास्ता बना रहा था। ये एहसास बहुत खास था, लेकिन भीतर कहीं वह ये भी जानता था कि परिवर्तन की ये लहर अभी नई है। इसे बनाए रखने के लिए निरंतर प्रयास जरूरी है। एक बार रुक गए तो सब धीरे धीरे ढीला पड़ सकता है। इसलिए उसने दीर्घकालीन योजना बनवाई। अगले 5 साल के लिए लक्ष्य तय किए गए। संसाधनों का सही उपयोग, प्रशिक्षण कार्यक्रम और तकनीकी निवेश को प्राथमिकता दी गई। घर में उसने अनाया और अर्जुन के साथ इन योजनाओं पर चर्चा की। वो चाहता था कि परिवार भी इस यात्रा का हिस्सा बने। एक शाम तीनों छत पर बैठे थे। आसमान में हल्के बादल थे, हवा में ठंडक थी। अनाया ने कहा कि उसे लगता है कि उनकी जिंदगी अब किसी दौड़ जैसी नहीं, बल्कि एक यात्रा जैसी हो गई है। आरव को ये बात बहुत सही लगी। यात्रा में उतार चढ़ाव होते हैं, लेकिन मंजिल से ज्यादा रास्ता मायने रखता है। उसे लगा कि वो अब उस रास्ते का आनंद लेने लगा है। अब वो सिर्फ समस्याओं से लड़ नहीं रहा था, वो समाज को धीरे धीरे बदल रहा था।
और ये बदलाव शोर से नहीं, धैर्य से हो रहा था, विश्वास से हो रहा था और प्यार से हो रहा था। यही परिवर्तन की असली लहर थी। परिवर्तन की लहर अब पूरे देश में महसूस की जाने लगी थी। शहरों से लेकर गांवों तक, स्कूलों से लेकर विश्वविद्यालयों तक, हर जगह डिजिटल जिम्मेदारी और जागरूकता की बात होने लगी थी। आरव का सपना धीरे धीरे एक सामाजिक आंदोलन का रूप ले रहा था। लोग अब उसे सिर्फ एक अधिकारी या सलाहकार के रूप में नहीं, बल्कि एक भरोसेमंद मार्गदर्शक के रूप में देखने लगे थे। लेकिन जितनी बड़ी पहचान बनती है, उतनी ही गहरी परीक्षा भी होती है। आरव अब हर तरफ से अपेक्षाओं के घेरे में था। लोग उससे हर समस्या का समाधान चाहते थे। हर विवाद में उसकी राय मांगी जाती थी। हर नई पहल पर उससे दिशा की उम्मीद की जाती थी। कभी कभी उसे लगता था कि वो खुद से ज्यादा दूसरों की उम्मीदों में जी रहा है। दिन प्रतिदिन की भागदौड़ में वो ये भूलने लगा था कि वो भी एक साधारण इंसान है, जिसकी अपनी सीमाएं हैं। एक दिन उसे एक बहुत ही संवेदनशील रिपोर्ट मिली। उसमें बताया गया था कि कुछ बड़े डिजिटल प्लेटफॉर्म्स अब भी गुप्त रूप से उपयोगकर्ताओं का डेटा इकट्ठा कर रहे हैं और उसे विदेशी कंपनियों को बेच रहे हैं। ये रिपोर्ट पुख्ता थी, लेकिन अभी सार्वजनिक नहीं की गई थी। ये मामला बहुत गंभीर था। अगर ये सच साबित होता तो देश में एक नया तूफान खड़ा हो सकता था। आरव ने पूरी रिपोर्ट ध्यान से पढ़ी। उसके हर पन्ने के साथ उसकी चिंता बढ़ती गई। उसे पता था कि अगर वह इसे सामने लाता है तो बड़े बड़े कॉरपोरेट समूह उसके खिलाफ हो सकते हैं। राजनीतिक दबाव भी आ सकता है। मीडिया में भी हंगामा मच सकता है। दूसरी तरफ अगर वो चुप रहता है तो वो अपने सिद्धांतों से समझौता करेगा। ये उसके जीवन की सबसे कठिन नैतिक परीक्षा थी। घर लौटकर वो बहुत बेचैन था। अनाया ने तुरंत महसूस किया कि कुछ गहरा चल रहा है। उसने बिना दबाव बनाए बस उसके पास बैठकर उसका हाथ थाम लिया। कुछ देर बाद आरव ने सब बता दिया। उसने कहा कि अगर वो सच सामने लाता है तो उसका पूरा करियर खतरे में पड़ सकता है। अगर नहीं लाता तो वो खुद से नजरें नहीं मिला पाएगा। अनाया ने उसे बहुत ध्यान से सुना। फिर उसने कहा कि उसने हमेशा वही रास्ता चुना है जो सही था, चाहे वो कठिन ही क्यों न हो। अगर वो अब डर गया तो वो खुद को खो देगा। ये बात आरव के दिल में उतर गई। उसे एहसास हुआ कि ये लड़ाई बाहर की नहीं, अंदर की है। अर्जुन ने भी इस बारे में सुना और अपनी राय दी। उसने कहा कि नई पीढ़ी उन नेताओं को देख रही है जो सिद्धांतों पर टिके रहते हैं। अगर वो झुकेगा तो बहुत से युवाओं का भरोसा टूट जाएगा। आरव पूरी रात सो नहीं पाया। वो बार बार सोचता रहा। उसके मन में डर, जिम्मेदारी, परिवार, भविष्य, सब कुछ घूमता रहा। सुबह होते होते उसने फैसला कर लिया, वो सच को दबाएगा नहीं, चाहे परिणाम कुछ भी हो। उसने अपनी टीम के साथ मिलकर रिपोर्ट की कानूनी समीक्षा करवाई। हर तथ्य की दोबारा जांच की गई। कोई भी गलती की गुंजाइश नहीं छोड़ी गई। फिर उसने संबंधित एजेंसियों और स्वतंत्र जांचकर्ताओं को जानकारी सौंपी। पूरी प्रक्रिया पारदर्शी रखी गई। कुछ दिनों बाद मामला सार्वजनिक हुआ। देश भर में हलचल मच गई। बड़ी कंपनियों पर सवाल उठने लगे। जांच शुरू हो गई। मीडिया में बहस छिड़ गई। कुछ लोगों ने आरव की तारीफ की, कुछ ने उस पर आरोप लगाए, कुछ ने उसे बदनाम करने की कोशिश की। उस पर दबाव डाला गया कि वो बयान बदले, कि मामला शांत करे, कि समझौता करे। लेकिन इस बार वो नहीं झुका। उसे लगा कि अब वो खुद को धोखा नहीं दे सकता। घर में माहौल थोड़े समय के लिए तनावपूर्ण हो गया। अनाया को उसकी चिंता थी। अर्जुन को डर था कि कहीं उसके पिता को नुकसान न हो जाए। लेकिन तीनों ने मिलकर तय किया कि वे डर के आगे हार नहीं मानेंगे। धीरे धीरे जांच में सच्चाई सामने आने लगी। रिपोर्ट सही साबित हुई। कुछ कंपनियों पर कार्रवाई हुई। नए नियम बनाए गए। आरव पर लगे आरोप कमजोर पड़ने लगे। लोगों का भरोसा और मजबूत हुआ। उस दौर से निकलकर
वो और ज्यादा मजबूत इंसान बन गया। उसे एहसास हुआ कि असली परीक्षा तब होती है जब सही और सुरक्षित रास्ता अलग अलग हो जाते हैं, और उसने सही रास्ता चुना था। अब वो खुद को आईने में देखकर मुस्कुरा सकता था, क्योंकि उसने अपनी आत्मा से समझौता नहीं किया था। मन की कसौटी पर वो खरा उतरा था, और यही उसकी सबसे बड़ी जीत थी। डेटा घोटाले का सच सामने आने के बाद देश भर में आरव की छवि एक बार फिर बदल चुकी थी। पहले लोग उसे एक कुशल प्रशासक और सुधारक के रूप में जानते थे। अब वे उसे एक निर्भीक और ईमानदार व्यक्ति के रूप में देखने लगे थे, जिसने बड़े बड़े कॉरपोरेट दबाव के सामने भी सच का साथ नहीं छोड़ा। मीडिया में उसकी तस्वीरें, उसके पुराने इंटरव्यू और उसके विचारों पर आधारित लेख लगातार छपने लगे थे। लेकिन इस बार आरव के भीतर कोई घमंड नहीं था। उसे ये सब किसी जीत जैसा नहीं लगा। उसे बस ये लगा कि उसने अपना फर्ज निभाया है। ऑफिस में अब माहौल और ज्यादा गंभीर हो गया था। लोग उसे और भी सम्मान से देखने लगे थे। कुछ कर्मचारी उससे बात करते समय झिझकने लगे थे। उन्हें लगता था कि वो अब बहुत ऊपर पहुंच चुका है। ये बात आरव को अंदर से परेशान करती थी। वो नहीं चाहता था कि लोग उससे डरें। वो चाहता था कि लोग उस पर भरोसा करें। इसलिए उसने अपने व्यवहार में और सादगी ला दी। वो पहले की तरह सबके बीच बैठने लगा, कैंटीन में टीम के साथ चाय पीने लगा और छोटी छोटी बातों पर खुलकर हंसने लगा। धीरे धीरे लोगों का संकोच कम होने लगा। घर में अनाया ने यह बदलाव सबसे पहले नोटिस किया। उसने कहा कि अब उसे लगता है कि आरव असली मायनों में परिपक्व हो गया है। उसे अब पहचान या पद से फर्क नहीं पड़ता, बल्कि अपने मूल्यों से पड़ता है। अर्जुन भी अब अपने पिता को नए नजरिए से देखने लगा था। वो समझ गया था कि सच्ची सफलता सिर्फ पैसा या नाम नहीं, बल्कि सही समय पर सही फैसला लेने की हिम्मत होती है। इसी दौरान सरकार की तरफ से आरव को एक बड़ा राष्ट्रीय सम्मान देने की घोषणा हुई। ये सम्मान सामाजिक सुधार और डिजिटल सुरक्षा के क्षेत्र में योगदान के लिए था। ये उसके जीवन का सबसे बड़ा सार्वजनिक सम्मान था। खबर फैलते ही बधाइयों की बाढ़ आ गई। फोन लगातार बजता रहा, मैसेज आते रहे। पुराने दोस्त, सहयोगी, रिश्तेदार सब उसे शुभकामनाएं दे रहे थे। लेकिन आरव के मन में अजीब सा खालीपन था। उसे लग रहा था कि ये सम्मान उसका अकेले का नहीं है। इसमें अनाया की चुप कुर्बानियां हैं, अर्जुन का भरोसा है, टीम की मेहनत है और उन लाखों लोगों की उम्मीदें हैं जिनके लिए वो काम करता है। सम्मान समारोह का दिन आया। बड़ा मंच, चमकदार लाइटें, देश के बड़े नाम, मीडिया, सब कुछ भव्य था। जब उसका नाम पुकारा गया तो पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। वो मंच पर धीरे धीरे बढ़ा। उसके मन में बचपन से लेकर आज तक की पूरी यात्रा घूम गई। गरीबी, संघर्ष, याददाश्त खोने का दौर, घर जमाई बनकर जीना, फिर वापसी, फिर लड़ाइयां, फिर ये मुकाम। उसने सम्मान लेते समय छोटा सा भाषण दिया, जिसमें उसने कहा कि ये सम्मान हर उस इंसान का है जो सच के साथ खड़ा रहता है, चाहे रास्ता कितना भी कठिन क्यों न हो। उसने अपनी पत्नी, बेटे और टीम का नाम लेकर धन्यवाद किया। लोगों की आंखों में नमी थी। घर लौटते समय वो बहुत शांत था। अनाया ने पूछा कि वो इतना चुप क्यों है। आरव ने कहा कि आज उसे पहली बार लगा कि सम्मान का असली मतलब क्या होता है। ये ऊंचा होने का नहीं और जिम्मेदार बनने का नाम है। अगले दिनों में उसने इस सम्मान का इस्तेमाल प्रचार के लिए नहीं, बल्कि काम के लिए किया। उसने नई छात्रवृत्तियां शुरू करवाई, ग्रामीण क्षेत्रों में केंद्र खोलने की योजना बनाई और कमजोर वर्गों के लिए मुफ्त प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किए। उसे लगता था कि सम्मान तभी सार्थक होता है जब उससे दूसरों की जिंदगी बेहतर हो। इसी दौरान कुछ लोग फिर से उसके खिलाफ माहौल बनाने की कोशिश करने लगे। वे कहने लगे कि वो बहुत ताकतवर हो गया है, लेकिन इस बार उनकी बातें ज्यादा असर नहीं कर पाई, क्योंकि लोगों ने उसके काम को देखा था, उसकी नीयत को समझा था।
एक शाम वो घर की छत पर बैठा था। अनाया और अर्जुन उसके साथ थे। आसमान में तारे चमक रहे थे, ठंडी हवा चल रही थी। वो क्षण बहुत साधारण था, लेकिन बहुत गहरा। आरव ने सोचा कि असली सम्मान यही है, परिवार का साथ, आत्मसम्मान और मन की शांति। अब उसे किसी मंच की जरूरत नहीं थी खुद को साबित करने के लिए। वो जानता था कि वो सही रास्ते पर है और यही उसकी सबसे बड़ी उपलब्धि थी। सम्मान अब उसके लिए एक पदक नहीं, एक जिम्मेदारी बन चुका था जिसे उसे हर दिन निभाना था। राष्ट्रीय सम्मान मिलने के बाद आरव की जिंदगी में एक नया दौर शुरू हो चुका था। अब वो सिर्फ एक समाज सेवी या सलाहकार नहीं रहा था, बल्कि एक आदर्श के रूप में देखा जाने लगा था। लोग उससे सिर्फ उम्मीदें ही नहीं, बल्कि समाधान भी चाहते थे। हर छोटी बड़ी समस्या में उसका नाम सामने आने लगा था। यह स्थिति सम्मानजनक थी, लेकिन भारी भी। उसे अब हर कदम बहुत सोच समझ कर रखना पड़ता था। एक छोटी सी गलती भी बड़े विवाद में बदल सकती थी। ऑफिस में अब उसकी मौजूदगी अपने आप में एक संदेश बन चुकी थी। लोग पहले से ज्यादा सतर्क रहते, फाइलें ज्यादा गंभीरता से तैयार करते और हर निर्णय पर कई बार सोचते। ये अच्छा भी था और थोड़ा परेशान करने वाला भी। आरव को लगता था कि कहीं ये डर का माहौल न बन जाए। वो नहीं चाहता था कि लोग सिर्फ गलती के डर से काम करें। वो चाहता था कि लोग विश्वास से काम करें। इसी सोच के साथ उसने एक नई पहल शुरू की। उसने ओपन डोर पॉलिसी लागू की, जिसमें कोई भी कर्मचारी बिना डर के उससे मिल सकता था और अपनी बात रख सकता था। हर हफ्ते कुछ घंटे उसने सिर्फ कर्मचारियों से बातचीत के लिए तय कर दिए। शुरुआत में लोग हिचकिचाए, लेकिन धीरे धीरे आने लगे। कोई अपनी समस्या लेकर आया, कोई सुझाव लेकर, कोई अपनी गलती स्वीकार करने। आरव सबको ध्यान से सुनता, समझाता, रास्ता दिखाता। इससे संस्था में भरोसे का माहौल बनने लगा। घर में अनाया अब पहले से ज्यादा सतर्क रहने लगी थी। उसे डर था कि बढ़ती जिम्मेदारियां कहीं आरव को फिर से थका न दे। वो उसकी दिनचर्या पर नजर रखती, उसे समय पर खाने और आराम करने के लिए कहती। कभी कभी वो मजाक में कहती कि अब उसे भी अपने पति से अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है। आरव उसकी बात पर हंस देता, लेकिन भीतर वो जानता था कि वो सही कह रही है। अर्जुन भी अब धीरे धीरे अपने करियर की दिशा तय कर रहा था। उसे एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था से इंटर्नशिप का ऑफर मिला था, जिसमें उसे मीडिया नीति और डिजिटल एथिक्स पर काम करना था। ये उसके लिए बड़ा मौका था। आरव और अनाया दोनों को उस पर गर्व हुआ, लेकिन साथ ही थोड़ी चिंता भी हुई कि अब वो उनसे दूर हो जाएगा। एक शाम तीनों बैठकर इस बारे में बात करते रहे। उन्होंने तय किया कि चाहे दूरी हो, रिश्ता कमजोर नहीं होगा। इसी बीच एक नई चुनौती सामने आई। कुछ राज्य सरकारों ने राष्ट्रीय कार्यक्रम के बजट पर सवाल उठाने शुरू कर दिए। उनका कहना था कि खर्च ज्यादा है और लाभ कम। ये मुद्दा राजनीतिक रंग लेने लगा। आरव जानता था कि यह संवेदनशील मामला है। अगर गलत तरीके से संभाला गया तो पूरा कार्यक्रम खतरे में पड़ सकता है। उसने तुरंत विस्तृत रिपोर्ट तैयार करवाई। हर खर्च, हर लाभ और हर परिणाम को आंकड़ों के साथ दिखाया गया। उसने सभी राज्यों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की और खुलकर चर्चा की। उसने किसी पर आरोप नहीं लगाया, किसी को नीचा नहीं दिखाया, सिर्फ तथ्य रखे और बातचीत का रास्ता चुना। धीरे धीरे मामला शांत होने लगा। कई राज्यों ने फिर से समर्थन जताया। ये आरव के लिए एक बड़ी जीत थी, क्योंकि उसने टकराव नहीं, संवाद से समस्या हल की थी। लेकिन इस पूरी प्रक्रिया ने उसे बहुत थका दिया था। एक रात वो देर तक ऑफिस में बैठा रहा। बाहर बारिश हो रही थी। खिड़की से आती ठंडी हवा उसे सुकून दे रही थी। वो अपनी कुर्सी पर बैठा सोच रहा था कि क्या वो ये सब लंबे समय तक कर पाएगा। उसे लगा कि कभी कभी वो खुद को भूल जाता है, सिर्फ जिम्मेदारियों में जीता है। घर लौटकर उसने ये बात अनाया से साझा की।
अनाया ने कहा कि इंसान मशीन नहीं होता, उसे रुकना, सांस लेना और खुद से बात करना भी जरूरी होता है। उसने सुझाव दिया कि वे कुछ दिन के लिए कहीं घूमने जाए। आरव को यह विचार अच्छा लगा। उसने महसूस किया कि शायद यही उसे फिर से ऊर्जा देगा। अगले हफ्ते उन्होंने एक छोटा सा सफर प्लान किया। कोई मीडिया नहीं, कोई मीटिंग नहीं, कोई फाइन नहीं, सिर्फ तीनों का साथ। ये सोचकर ही आरव को सुकून मिलने लगा। उसे एहसास हुआ कि नई जिम्मेदारियों की असली कसौटी यही है। क्या वह इन्हें निभाते हुए इंसान बना रह सकता है या फिर सिर्फ एक पद बनकर रह जाएगा? और उसने तय किया कि वो इंसान बना रहेगा, हर हाल में, क्योंकि वही उसकी असली पहचान है और वही उसकी सबसे बड़ी ताकत भी। लगातार जिम्मेदारियों, बैठकों और फैसलों के बीच आरव को अब यह साफ महसूस होने लगा था कि वो अंदर से थक चुका है। ये थकान सिर्फ शरीर की नहीं थी, बल्कि मन की थी। जब वो सुबह उठता तो सबसे पहले मोबाइल उठाकर मेल और मैसेज देखने लगता। रात को सोने से पहले भी वही आखिरी काम होता। धीरे धीरे उसकी जिंदगी एक स्क्रीन के भीतर सिमटती जा रही थी। अनाया ये सब बहुत ध्यान से देख रही थी। वो जानती थी कि आरव बाहर से चाहे कितना भी मजबूत दिखे, अंदर से वो हर बात को बहुत गहराई से महसूस करता है। हर आलोचना, हर उम्मीद, हर जिम्मेदारी वो अपने दिल पर ले लेता है। इसीलिए उसने बार बार उसे समझाया कि अब उन्हें कुछ समय अपने लिए निकालना चाहिए। आखिरकार आरव मान गया। उन्होंने तय किया कि कुछ दिन के लिए वे शहर से दूर किसी शांत जगह पर जाएंगे। न कोई मीडिया, न कोई कार्यक्रम, न कोई सरकारी बैठक, सिर्फ परिवार। अर्जुन भी इस फैसले से बहुत खुश हुआ। उसे भी अपने माता पिता के साथ समय बिताने का मौका लंबे समय से नहीं मिला था। उन्होंने पहाड़ों के पास एक छोटे से कस्बे में जाने का फैसला किया। वहां ज्यादा भीड़ नहीं थी, इंटरनेट भी सीमित था और माहौल बेहद शांत था। जैसे ही वे वहां पहुंचे, आरव को लगा कि उसने किसी दूसरी दुनिया में कदम रख दिया है। चारों तरफ हरियाली, साफ हवा, दूर दूर तक फैले पहाड़ और आसमान में खुले दिल से चमकते तारे। पहली रात ही उसने मोबाइल बंद कर दिया। ये उसके लिए आसान नहीं था, लेकिन जरूरी था। सुबह वो बहुत देर तक सोया। जब उठा तो बाहर पक्षियों की आवाजें आ रही थी। कोई फोन नहीं, कोई अलर्ट नहीं, कोई मीटिंग नहीं। उसे बहुत अजीब लगा, लेकिन अच्छा भी। वे तीनों हर दिन लंबी सैर पर जाते, छोटी छोटी दुकानों से चाय पीते, स्थानीय लोगों से बातें करते और शाम को एक दूसरे के साथ बैठकर दिन भर की बातें साझा करते। इन दिनों में आरव को एहसास हुआ कि उसने कितने साल खुद को ऐसी शांति से दूर रखा था। वो हमेशा किसी न किसी लड़ाई में उलझा रहा। पहले अपने अतीत से, फिर दुश्मनों से, फिर सिस्टम से, फिर जिम्मेदारियों से, और अब वो पहली बार बिना किसी डर के सांस ले रहा था। एक शाम वे तीनों पहाड़ी पर बैठे सूरज को ढलते देख रहे थे। आसमान नारंगी और गुलाबी रंग में रंगा हुआ था। ठंडी हवा चल रही थी। अनाया ने कहा कि उसे लगता है कि ये पल उनकी जिंदगी के सबसे सुंदर पलों में से एक है। आरव ने महसूस किया कि वो सही कह रही है, क्योंकि यहां कोई अपेक्षा नहीं थी, कोई दबाव नहीं था, सिर्फ साथ था। अर्जुन ने भी इन दिनों में अपने माता पिता को एक अलग रूप में देखा। उसने महसूस किया कि वे सिर्फ मजबूत लोग नहीं, बल्कि संवेदनशील इंसान भी है। ये समझ उसे और परिपक्व बना रही थी। एक दिन आरव पास के गांव गया। वहां के स्कूल में उसने बच्चों को पढ़ते देखा। साधारण कमरे, पुराने बोर्ड, लेकिन बच्चों की आंखों में चमक थी। उसने कुछ देर उनसे बात की, उनकी बातें सुनी। उसे लगा कि असली भारत यही है, सादा, सच्चा, मेहनती और उम्मीदों से भरा। वापस लौटते समय उसके मन में एक नया विचार जन्मा। उसने सोचा कि क्यों न ऐसे दूर दराज इलाकों के लिए विशेष कार्यक्रम बनाए जाए, जहां संसाधन कम है लेकिन जज्बा ज्यादा है। ये विचार उसे बहुत पसंद आया, लेकिन इस बार उसने उसे तुरंत योजना में नहीं बदला।
उसने उसे मन में पनपने दिया, क्योंकि वो समझ गया था कि हर अच्छा विचार को तुरंत दौड़ में नहीं बदलना चाहिए। कुछ को सांस लेने का मौका देना चाहिए। इन दिनों में उसने अपनी डायरी फिर से लिखना शुरू किया। पहले वो सिर्फ समस्याएं और योजनाएं लिखता था। अब वो अपने भाव, डर, खुशी और उम्मीदें भी लिखने लगा। उसे लगा कि वो खुद को फिर से खोज रहा है। अनाया उसे देखकर बहुत खुश थी। उसे लग रहा था कि उसका पति अब पहले से ज्यादा शांत, संतुलित और खुश है। छुट्टी के आखिरी दिन वे तीनों झील के किनारे बैठे थे। पानी में आसमान का प्रतिबिंब दिख रहा था। हवा में हल्की ठंडक थी। आरव ने सोचा कि शायद यही सुकून है। न कोई बड़ा मंच, न कोई तालियां, न कोई पुरस्कार, बस मन की शांति और अपनों का साथ। शहर लौटते समय उसने तय किया कि वो इस सुकून को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाए रखेगा। काम करेगा पूरी मेहनत से, लेकिन खुद को खोकर नहीं, क्योंकि अब वो जान चुका था कि मजबूत वही नहीं होता जो हर वक्त लड़ता रहे। मजबूत वही होता है जो जरूरत पड़ने पर रुक भी सके। पहाड़ों की शांति से लौटकर जब आरव दोबारा शहर की तेज रफ्तार जिंदगी में आया, तो उसे पहली बार एहसास हुआ कि अब वो पहले जैसा नहीं रहा। वही सड़कें, वही ट्रैफिक, वही ऊंची इमारतें, वही शोर, लेकिन उसका नजरिया बदल चुका था। अब ये सब उसे डराने या थकाने की बजाय एक चुनौती की तरह लगता था, जिसे वो संतुलन के साथ संभाल सकता था। घर पहुंचते ही उसने सबसे पहले अपना काम करने का तरीका बदला। पहले वो सुबह उठते ही मोबाइल देखता था। अब वो कुछ मिनट खिड़की के पास खड़ा होकर गहरी सांस लेता। पहले वो देर रात तक फाइलों में डूबा रहता था। अब वो तय समय पर काम बंद कर देता। ये छोटे छोटे बदलाव थे, लेकिन इनके असर बड़े थे। ऑफिस में भी उसने यही संतुलन लागू करने की कोशिश की। उसने अधिकारियों से कहा कि काम जरूरी है, लेकिन इंसान उससे भी ज्यादा जरूरी है। उसने फ्लेक्सिबल टाइम, मानसिक स्वास्थ्य सत्र और टीम बिल्डिंग गतिविधियां शुरू करवाई। कुछ लोगों को यह शुरुआत में अजीब लगा, लेकिन धीरे धीरे सबने महसूस किया कि इससे काम की गुणवत्ता बेहतर हो रही है। लोग थके हुए नहीं, उत्साहित होकर काम करने लगे थे। राष्ट्रीय कार्यक्रम भी अब एक स्थिर चरण में पहुंच चुका था। अधिकांश राज्यों में इसकी नींव मजबूत हो चुकी थी। स्थानीय टीमें आत्मनिर्भर होने लगी थी। अब हर छोटी बात के लिए आरव पर निर्भर नहीं रहना पड़ता था। यह देखकर उसे सुकून मिला, क्योंकि उसका उद्देश्य यही था कि सिस्टम खुद चल सके। वो खुद को अनिवार्य नहीं बनाना चाहता था, वो व्यवस्था को मजबूत बनाना चाहता था। इसी दौरान उसने पहाड़ों में मिले विचार पर काम शुरू किया। उसने एक विशेष योजना तैयार करवाई, जिसके तहत दूर दराज इलाकों के बच्चों को डिजिटल संसाधन, प्रशिक्षण और मार्गदर्शन दिया जाएगा। ये योजना छोटे स्तर पर शुरू की गई, ताकि धीरे धीरे उसे बेहतर बनाया जा सके। अनाया ने इसमें भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। उसने ग्रामीण महिलाओं के लिए विशेष सत्र तैयार किए, जिसमें उन्हें तकनीक और बच्चों की शिक्षा से जोड़ने के तरीके बताए जाते थे। अर्जुन भी अब अपने इंटर्नशिप के लिए विदेश जाने की तैयारी कर रहा था। ये उसके जीवन का नया अध्याय था। घर में थोड़ी उदासी भी थी और गर्व भी। आरव उसे देखकर सोचता कि वक्त कितनी तेजी से बदलता है। कल तक वो बच्चा था, आज वो दुनिया देखने जा रहा है। विदा के दिन तीनों बहुत भावुक थे, लेकिन उन्होंने इसे दुख की बजाय उम्मीद की तरह लिया। उन्होंने तय किया कि दूरी रिश्तों को कमजोर नहीं, मजबूत बनाएगी। काम के मोर्चे पर भी अब आरव ज्यादा सोच समझकर फैसले लेने लगा था। वो हर प्रस्ताव को तुरंत स्वीकार नहीं करता था। पहले देखता, समझता और फिर तय करता। उसे एहसास हो गया था कि हर अवसर को पकड़ना जरूरी नहीं होता, कुछ को छोड़ना भी बुद्धिमानी है। मीडिया के साथ उसका रिश्ता भी अब ज्यादा संतुलित हो गया था। वो जरूरी बातों पर ही बयान देता, बेवजह की बहस से दूर रहता। लोगों को ये परिपक्वता पसंद आने लगी। धीरे धीरे उसकी छवि एक स्थिर
और भरोसेमंद नेता की बन गई। घर में माहौल भी पहले से ज्यादा शांत था। अनाया अब उसे पहले से ज्यादा मुस्कुराते हुए देखती थी। वे दोनों फिर से छोटी छोटी बातों पर हंसने लगे थे। कभी साथ में खाना बनाना, कभी पुरानी फिल्म देखना, कभी बिना किसी वजह टहलने निकल जाना। ये सब उन्हें याद दिलाता था कि वे सिर्फ जिम्मेदार लोग नहीं, एक दूसरे के साथी भी हैं। एक रात आरव अपनी डायरी लिख रहा था। उसने लिखा कि उसने जिंदगी से एक बड़ा सबक सीखा है। अगर इंसान सिर्फ दौड़ता रहे तो मंजिल भी बोझ बन जाती है, लेकिन अगर वो रुककर सांस लेना सीख जाए तो सफर सुंदर बन जाता है। उसे लगा कि अब वो उस मोड़ पर पहुंच गया है जहां वो अपने काम, परिवार और खुद के बीच संतुलन बना सकता है। अब वो न तो खुद को भूलता है, न दूसरों को, न अपने सपनों को। ये नया संतुलन उसकी सबसे बड़ी उपलब्धि थी, क्योंकि अब वो सिर्फ सफर नहीं था, वो खुश भी था। और शायद यही असली जीत है। अब वो आने वाले कल का इंतजार डर से नहीं, उम्मीद से करता था। और इसी उम्मीद के साथ उसकी कहानी आगे बढ़ रही थी, एक मजबूत, शांत और संतुलित इंसान के रूप में। तो दोस्तों, यह था आज का एपिसोड। आशा करता हूँ कि आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। यदि आपको हमारी यह कहानी अच्छी लग रही है और आप आगे के नए एपिसोड सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर ऑल विकल्प पर क्लिक करें, ताकि आपको हमारे नए अपलोड किए गए एपिसोड की नोटिफिकेशन मिलती रहे। इस वीडियो को लाइक करना न भूलें और इसे अपने परिवार व दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद।